अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग कोहिनूर, आप सबका खुशामदीद। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और दिन का आगाज़ हो चुका है। ये दिन बहुत खूबसूरत रहे आप सबके लिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। तो जनाब आज हम बात करेंगे आजी पर। आजी हमारे यहाँ से ख़त्म होती जा रही है, हम आजिज़ नहीं रहे। इसकी क्या वजूहात है, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन अगर आप आजी इख्तियार कर लेते हैं तो आप में और आपकी सोसाइटी में बहुत पॉजिटिव चेंज आता है। अगर आप ये फील करते हैं कि आप सब कुछ हैं, ये आपको भी पता है, सब लोगों को भी पता है, लेकिन आप जब अपने छोटों से मिलते हैं तो आजी से मिलते हैं तो एक अच्छा रिलेशन बन जाता है। तो हमें आज हम बात करेंगे आजी पे भी, और इसके अलावा आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। हमारे प्रोग्राम में आज मौजूद हैं माहिर नफ्सियात भी और भी बहुत से गेस्ट हैं, लेकिन बात करेंगे फियर ऑफ रिजेक्शन। बेसिकली ये होता क्या है, इसकी वजूहात क्या है, और थोड़ी थोड़ी बात करेंगे एक्टिंग पे भी, मॉडलिंग पे भी और शायरी पे भी बात करेंगे, गाने भी होंगे। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगी जनाब, मेरे पैनल पे इस वक्त मौजूद हैं मेरे साथ औरंगज़ेब, जो एक्टर भी है, मॉडल भी है और भी बहुत कुछ है, लेकिन वो खुद बताएंगे वो क्या क्या है, एक वक्त में कितने काम करते हैं माशाल्लाह से। वेलकम औरंगज़ेब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपने अपना कीमती वक्त दिया और उनका साथ देंगी मोहतरमा सोशल वर्कर भी हैं और शायरा भी हैं, अपनी किताब भी लिख रही हैं, रूबीना जी। वेलकम मैम, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और इसके बाद मेरा साथ देंगी माहिर नफ्सियात हैं, और इसके अलावा माहिर नफ्सियात होने के अलावा बातें भी बहुत अच्छी करती हैं, हमें सोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा बताएंगी कि हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉर्ट आउट होंगे। तो मैं वेलकम करूँगी जहाँ आरा का। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और उनका साथ देंगे सिंगर हैं, अभी अभी गाना शुरू किया है, सीख भी रहे हैं, गाते बहुत अच्छा हैं जी। उनका साथ देंगे मेहताब अली। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो जनाब अब सबसे पहले बात करते हैं माहिर नफ्सियात से। मैं इनको डॉक्टर साहिबा भी कहती रहूँगी शो में। तो डॉक्टर साहिबा, जैसे कि मैंने बात की, हमारे यहाँ प्रॉब्लम है, बहुत से हैं जिन्हें हमें खुद ही सॉर्ट आउट करना है और उसका सोल्यूशन भी निकालना है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, फियर ऑफ रिजेक्शन है क्या, क्या वजूहात हैं और किस वजह से हो रहा है? बच्चों में भी है, बड़ों में भी है। जब आप कभी इंटरव्यू देने जाते हैं या किसी ऑडिशन पे भी जाते हैं तो आप इस डर से ही नहीं जाते, तो इसकी क्या वजूहात हैं? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि फ़ियर क्या होता है, खौफ क्या है। खौफ इज़ अ नेचुरल थिंग जो हम सब के अंदर होता है, हर चीज़ के बारे में। कोई भी नई चीज़ जब भी हम उस चीज़ के साथ फेस करना या कोई सिचुएशन नई, तो एक नेचुरल सी एंग्जाइटी होती है कि पता नहीं क्या होगा। ठीक है, अब नॉर्मली क्या होता है कि जैसे एग्ज़ाम्स हैं या इंटरव्यू है या यू आर गोइंग टू मीट समवन, कोई नई जगह पे जा रही हैं, तो यू हैव अ नेचुरल एंग्जाइटी कि पता नहीं क्या होगा। बट व्हेन यू विल स्टार्ट लाइक आप उसके अंदर आ जाते हैं तो यू विल फील रिलैक्स एंड गुड। इट्स अ नॉर्मल, नेचुरल। जब तक आपको थोड़ी एंग्जाइटी और फियर नहीं होगा तब तक आपकी अचीवमेंट वो नहीं होगी, बेहतर नहीं करेंगे आप। आपके अंदर वो फीलिंग्स भी नहीं आएंगी कि यार आई हैव टू प्रिपेयर। यू नो, इफ़ यू हैव अ फियर ऑफ एग्जाम्स, तो ये फियर ही तो है जो आपको प्रिपेयर कर रहा है फॉर द एग्जामिनेशन, यू नो। तो समटाइम ऐसा भी तो होता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे होते हैं या आपकी पेपर की सारी तैयारी होती है, लेकिन आप उतना परफॉर्म नहीं कर पाती, उतना लिख नहीं पाते डर की वजह से। जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रही हूँ कि फियर के बाद ये जो फीलिंग होती है इसे हम फोबिया कहते हैं। अच्छा, फोबिया। जी, इसमें ये होता है कि यू लाइक कंटिन्यूसली कंसिस्टेंट यू हैव अ फियर ऑफ समथिंग जो कि एग्जिस्ट नहीं करता। लाइक सब आपको कह रहे हैं कि यू कैन डू, यू कैन अचीव इट, लेकिन यू कैन नॉट डू इट। आपको लगता है नहीं मैं तो कर ही नहीं सकता, और फिर फाइनली क्या होता है, क्योंकि जैसा गुमान होता है आपका, यू आर जस्ट कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट कि यू विल बी अ फेल, यू विल बी रिजेक्ट। तो फिर आप सिचुएशन में जाके उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। इट इज़ समथिंग जो कि अलार्मिंग है, जो कि ट्रीटेबल है, एड्रेसेबल है। ये वो चीज़ है जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत होती है कि अच्छा ये इल फाउंडेड बिलीफ आपके अंदर क्यों है, वाई यू कैन नॉट अचीव दिस, वाई यू हैव दिस फीलिंग कि आई कैन नॉट अचीव सच थिंग्स, या मैं ये एग्ज़ाम्स में या इंटरव्यू को नहीं कर सकता। आइदर यू आर टोटली प्रिपेयर फॉर दिस। सही, इस बारे में और भी बात करेंगे। औरंगज़ेब की तरफ आऊँगी, कैसे हैं आप? शुक्र जी, पहले तो वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। औरंगज़ेब, आप मॉडलिंग कर रहे हैं, कितनी देर से, कब आगाज़ किया आपने मॉडलिंग का? अच्छा जी, मैं आपको पहले बता दूं कि मैं एक आर्मी ऑफिसर हूँ, रिटायर्ड। आई रिटायर्ड एज ए लेफ्टिनेंट कर्नल,
और मॉडलिंग तो एक बहुत नई चीज़ है जो मैंने शुरू की। उसकी वजूहत अभी मैं बताता हूँ, बहुत सी आई थिंक लिंक्ड होगा जो डॉक्टर साहिबा अभी कह रही थी, काफ़ी कुछ आई थिंक उससे भी लिंक्ड है, उस पर भी मैं ज़रूर बात करूँगा। लेकिन ये लिटरली मैंने इस साल शुरू किया है, मॉडलिंग भी और एक्टिंग भी। और वो स्टार्ट हुआ था एक हम टीवी का ड्रामा है, वो भी इंशाल्लाह अक्टूबर में आना है, मिस्टर एहसन तालिश की डायरेक्शंस में। वहाँ से शुरू किया और उसके बाद फिर मॉडलिंग स्टार्ट कर दी। तो इन्जॉय कर रहा हूँ जी, आई एम थॉरली इन्जॉइंग। एक आर्मी ऑफिसर जी। और मॉडलिंग एक अजीब कॉम्बिनेशन नहीं है, समझ में नहीं आ रहा वैसे तो। आप बताना चाहेंगे कि कैसे जंप किया और मॉडलिंग में आ गए? जी बिल्कुल। एक्चुअली हमारे माशरे में बहुत से टैबूज़ हैं, बहुत सी चीज़ें एक माशरे में सोच ली गई होती हैं कि जी बस ये इसी तरह है। जब मैंने सोचा एक्टिंग या मॉडलिंग का, तो मुझे बहुत से लोगों ने कहा यार फ़ौज के बाद ये एक्टिंग करोगे? मैंने कहा अच्छा फिर अब मॉडलिंग भी करूँगा। फिर लोग जी ये इस उम्र में तो लोग छोड़ देते हैं, ये टैबूज़ हैं, हमारे जहन की रुकावटें हैं। इस उम्र में मतलब आप बहुत बड़े लग नहीं रहे। जी बस 19 साल का लगता हूँ, लेकिन हूँ नहीं। सही। तो क्या मतलब आर्मी ज्वाइन करने से पहले आपको पहले ही शौक था कि आपको मॉडल बनना है, लेकिन बाबा वगैरह ने कहा नहीं आर्मी में जाना है, या आर्मी में जाके लगा कि नहीं मुझे तो मॉडल होना चाहिए था क्योंकि मैं तो बहुत खूबसूरत लगता हूँ, सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ, तो मुझे मॉडल होना चाहिए था? नहीं जी, बचपन में सोचा था। आई थिंक एक वो हर बच्चे का एक ख्वाहिश होती है अपने आप को स्क्रीन पे देखना, पिक्चर्स अच्छी आएँ स्क्रीन पे देखें, तो उस तरह से था। पर कभी ये नहीं था कि सोचा हो कि मैं मॉडल बनूंगा या एक्टिंग करूंगा, इस तरह ऐसा जहन में नहीं था। और वैसे भी फ़ौज में जाने के बाद तो एक टोटली डिफरेंट लाइफ थी। मैं आपको एक और बात बताऊं कि मैं बचपन में एक बहुत मोटा बच्चा था। अरे जी। और मुझे वो जो भी डॉक्टर साहिबा कह रही थी ना, एक वो जहन में एक बात होती है, तो मेरे जहन में हमेशा था कि मैं मोटा हूँ। मैं फ़ौज में भी जब गया तो मैं इतना मोटा था, मेरे से भागा नहीं जाता था, मैं फ़ेल होता था अपने वो 1 माइल हमारा होता था, आई यूज्ड टू फेल। तो मेरे जहन में था एक बात कि आई हैव टू कॉन्कर दिस, मैंने अपनी इस फियर को ख़त्म करना है, कॉन्कर करना है। तो वो मुझे लेके वो फिट होने पे ज़्यादा जहन में रहता था कि मैंने फ़िट होना है। तो वो इसलिए फिर बाद में मॉडलिंग का भी जो ख्याल में आया वो यही था कि अच्छा लोग अगर कहते हैं कि जी नहीं करना तो अब करके दिखाना है। अरे अच्छा जी, कि हो सकता है। औरंगजेब साउंड ऑकवर्ड, तो आर्मी ऑफिसर भी ऐसी सेल्फी लेके चेक करते हैं, वाओ फिल्टर लगा के यार मैं बहुत खूबसूरत लग रहा हूँ, देखें अपने सीनियर्स को दिखाते हैं या अपने जूनियर्स को बुला के खड़ा करके देखो मैं अच्छा लग रहा हूँ ना, इस तरह से? वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है। वहाँ पे फौजी डंडा तो आपने सुना होगा। वो स्टिक होती है हर फौजी के पास, वो हाँ उसमें सेल्फी नहीं होती, वो स्टिक होती है। सेल्फी स्टिक? वो सेल्फी स्टिक बाद में बन गई, पहले सिर्फ स्टिक थी। अच्छा, तो आर्मी ऑफिसर या आर्मी में ट्रेनिंग बड़ी मुश्किल होती है जी। तो आप जैसे बता रहे हैं कि थोड़े हेल्दी थे, थोड़े या ज़्यादा? बहुत ज़्यादा हेल्दी थे, तो कैसे मैनेज करते थे एक ट्रेनिंग को? रोना शुरू कर देते थे? नहीं जी नहीं, रोना तो सीखा ही नहीं जी, बिल्कुल। अच्छा। ना वो तो ना वालिदैन की तरफ से ये ट्रेनिंग मिली है, वो है कि जी मेहनत करो, अगर कुछ मसला है, कोई प्रॉब्लम आ गई, रुकावट आ गई है तो उसको अबूर करो। और हाँ। फ़ौज में जाके वो जो ट्रेनिंग थी वो डबल हो गई कि फ़ौज में तो हमें सिखाया जाता था कि भाई अगर एक इशू आ गया है, एक ऑब्स्टिकल आपके सामने आ गया है, तो ये नहीं कि इसको छोड़ देना है, आपने उसको अबूर करना है, उसका सोल्यूशन ढूंढना है। तो वही चीज़ मेरे में अब ऐसी इनकलकेट हो गई है कि नहीं, आपने अगर प्रॉब्लम है तो उसको अबूर करना है। तो वो तो कि मोटा था तो ठीक है जी, अभी इसको कैसे करना है। मेरे जो सीनियर्स थे मुझे भगाते थे उस वक्त, तो मैं क्या बड़ी गालियाँ मोटी मोटी देता था दिल में। लेकिन उसके बाद फिर वो फ़ायदा हुआ उससे कि ना सिर्फ मैंने लूज़ किया, मेरे में एनर्जी बढ़ गई, मेरे में एक सोच बढ़ गई। जब मैंने पहली दफ़ा एक्चुअल जो भागा मैं 1 माइल होता है, पहले जो रिहर्सल चलती थी मैं फ़ेल होता था और मेरे जहन में वो एक आता था प्रेशर, जिस तरह भी डॉक्टर साहिबा फरमा रही थी कि वो एक फेयर मेरे जहन में था कि मैं आई एम गोइंग टू फेल, मैं फ़ेल हो जाऊँगा। और फिर मैंने सोचा कि नहीं, मैं फ़ेल नहीं होऊंगा, मैंने अब ये पास करके दिखाना है। तो मैं ख़ुद शाम को भागता था, मैं ख़ुद प्रैक्टिस करता था। आहिस्ता आहिस्ता वज़न भी कम होना शुरू हो गया, जो मन की टांगें थी वो थाइस थी वो ज़रा कम हो गई, भागने में एनर्जी ज़्यादा आ गई। और जो मैंने पहला अपना माइल भागा जो ऑफिशियल था, आई पास्ड। औरंगजेब, अगर ये कहा जाए कि आपको मॉडल और एक्टर बनने में आपके सीनियर का बड़ा हाथ है तो ये गलत नहीं होगा? बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल। और मैडम कैसी हैं आप? कि आपने हमें बुलाया। थैंक यू सो मच। मैम, आप शायरी भी करती हैं माशाल्लाह से, कब से लिख रही हैं?
माशाल्लाह से मैंने फ़र्स्ट टाइम जो अपनी गज़ल लिखी थी वो मैंने 8th क्लास में हमारे स्कूल में बज़्म अदब होता था जी। तो हमारी टीचर कहती थी कि कुछ आप न्यू करो और बहुत हौसला अफजाई भी करती थी, वो अप्रिशिएट करती थी। तो स्टार्टिंग में हमारे स्कूल में मोहम्मद अली साहब और ज़ेबा मैम आई थी। अच्छा। और मुझे उसमें कहा कि जी आपने बहुत अच्छी 1-2 बार गज़ल कही है तो आपने ज़रूर करनी है। तो मैं मुझे बहुत अप्रिशिएट हुआ कि मैंने एक बहुत बड़ी बिग सेलिब्रिटी बिकॉज के सर अली एंड मैम ज़ेबा इज़ ऑसम एंड लेजेंड पर्सनालिटीज़। तो मैंने कहा कि ठीक है मैं कर लूँगी। और जब मैंने वो आए तो हमारी गज़ल स्टार्ट हो गई तो मैंने गज़ल उनके सामने कही, लेकिन आई एम सो शॉकिंग कि सर अली खड़े हो गए एकदम से ना। तो मुझे कितने रिपीट प्लीज़ रिपीट दिस लाइन, तो मैंने कहा चलो आज तो पहली गज़ल वो भी गड़बड़। हमेशा ऐसा लगता है जब दोबारा कोई पूछ लेना। आई एम सो नर्वस कि अब मेरे पूरे स्कूल और मैं उसमें फ़र्स्ट मैं शायरा थी, पहली बार शायरी हमारे स्कूल से जा रही थी। तो सर कहते प्लीज़ दिस बैक लाइन टू रिपीट इट। तो मैं भूल गई कि ये मुझे डांट पड़ने लगी या होने क्या लगा। बहरहाल मैंने उसको नर्वसेशन को अपनी कंट्रोल करते हुए तो मैंने दोबारा से उस लाइन को किया और सर उठे अपनी जगह से आए तो आके हग मी कि यू आर सो असम, एक दिन आप बहुत नाम करोगी। तो उस दिन तो आप जागती रही होंगी कि मैं जाग नहीं रही थी, मैं तो जंप कर रही थी। तो घर में आके मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे फिर अप्रिशिएट किया, उन्होंने कहा कि आपने ना सिर्फ कि अपने स्कूल का हमारा भी नाम, बिकॉज के पेरेंट्स की बहुत एफर्ट होती है और वो बहुत खुश होते हैं जब उनके बच्चे कोई ऐसे स्टार्स वर्क करते हैं, गोल्ड वर्क करते हैं। ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स का बहुत हाथ होता है। स्कूल में टॉपर थी आप? अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में टॉपर थी और हर एक्टिविटीज़ में मुझे अप्रिशिएट किया जाता था, टीचर्स के साथ बिहेवियर एंड घर में और बहुत सारे। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने स्कूल में सोशल काम भी शुरू किए और ये दोनों एक्टिविटीज़ मेरी साथ साथ चलती रही। साथ साथ चलती रही है। हमारे स्कूल में कुछ ऐसे बच्चे होते थे जिनके पास यूनिफॉर्म नहीं होते थे। मेरी क्लास में लो होती थी तो थोड़ा उनकी अपने घर के सिस्टम के हिसाब से तो मैं अपना एक गुल्ला जमा करती थी। तो मैंने अपने पेरेंट्स को कभी नहीं कहा कि किसी की हेल्प है या आप इसमें हेल्प दो। तो मेरे अंदर एक खुद की एक समझ ले कि इंसान के अंदर एक उसका अपना भी एक इंसानियत ऐसी होती है जो कि स्पेशल होती है किसी के लिए। तो मैं छुप के फिर अपनी फ्रेंड्स को कहती थी कि जब हम एक जगह रहती हैं, एक जगह पढ़ते हैं, तो इंसानियत तो ये है कि मैं आपके काम आऊँ। क्या पता इसमें मेरी कौन सी ऐसी लाइफ का कोई एम मेरा, तो वो मेरा एम चलता चलता अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आंचल वेलफेयर फाउंडेशन प्रेसिडेंट। आज अल्लाह ताला ने मुझे एक नहीं कई लोगों के लिए बना दिया। आई एम सो लकी। अल्लाह ताला ने आपको सिलेक्ट किया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बहुत बड़ी बात होती है। शुक्र वरना करती हूँ, आजकल इस बहुत एज में शुक्र बच्चों को करती तो ये पता ही नहीं होता कि हमने क्या करना है। बिल्कुल बल्कि ऐसे ही हम है। अपने बच्चों को ये सिखा ही नहीं पाते शायद। तो ये पाते दोनों और तरफ से इसकी हो तो रहा होता है, practice सिर्फ भी बच्चे ही नहीं नहीं, है। पेरेंट्स की तरफ से भी हो रहा होता और है। ये प्रैक्टिस नहीं है। Practice ट्रस्ट मी कि आप जब किसी के लिए काम करते हो, अभी सर ने कहा कि वो आर्मी से हैं एंड वो मॉडलिंग है, तो ये आपके अंदर से एक चीज़, आपकी अपनी एक चीज़ होती है जो आप डेवलप करते हो। और जब भी आपके अंदर कुछ आता है, वो चाहे आप किसी की हेल्प में जाते हो या मॉडलिंग में जाते हो, आप किसी भी पैशन में जाते हो, जब तक कि आपका अपना अंदर उस चीज़ के लिए एग्रीड नहीं है तो आप कभी कामयाब नहीं हो। और जब आप पुख्ता इरादा करते हो कि मैंने ये करना है, अभी माशाल्लाह से हमने 200 बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवाया और माशाल्लाह से वो बच्चे जो अभी तक 17+ एज में जा रहे थे और उनको एजुकेशन का पता ही नहीं। और ख़ान साहब ने क्योंकि एजुकेशन पे ज़ोर दिया कि ये तो मैं कहती हूँ ये हमारा सबका फ़र्ज़ है कि हम उन बच्चों को जो कोशिश करना चाहते हैं कि हम पढ़ें, बट उनके पास बुक्स नहीं है, स्टेशनरी नहीं है, यूनिफॉर्म्स नहीं है। आजकल स्कूल के एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। आप एक बच्चे को लेके चलते हो तो उसका मैक्सिमम मिनिमम मंथली 25-20,000 उसका पर पैकेज मंथ होता है। तो जो लोग ये चाहते हैं कि हम पढ़ें, तो हमारी ये अनाउंसमेंट तो होती है कि ये सब कुछ है, इजी है, फ्री है, बट आप जाकर देखिए, वहाँ फोकस करके देखिए कि वहाँ कुछ भी फ्री नहीं है। आपका जो भाई पीएन बैठा हुआ है वो भी आपसे पैसे मांगता है, जस्ट मुझे इतने पैसे दे दें, 100 दे दें, 200। अब जिस पेरेंट्स की पॉकेट में 25 रुपीज़ भी नहीं है, वो अपने बच्चों को मंथली क्या भेजेंगे? तो हमने उस पर बहुत सारा फोकस किया हुआ है। एजुकेशन पे ज़्यादा मैं कर रही हूँ एंड जो डिसेबल बच्चे हैं उन पे भी माशाल्लाह हमारा बहुत काम चल रहा है, बहुत ज़्यादा। और जो लोग अपनी इलाज वगैरह के लिए, ऐसे लोग हैं डिज़र्व करते हैं, बीमारियों में उलझे रहते हैं, मैं कैंपिंग करती हूँ और माशाल्लाह मैंने गरीशों में भी बहुत सारे कैंप किए हैं
मैंने MPs आए, मुझे गोल्ड मेडल मिला हुआ है अरे अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह आपके क्रेडिट पे बहुत काम है बहुत और अल्लाह ताला माशाल्लाह से। आपको तौफीक दे ज़्यादा से ज़्यादा आमीन, काम करने की, हम सुभान सबको भी दे। आमीन। और मेरा ख्याल है कि ये हमें सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि ये हुकूमत का काम है वो करें, नहीं, हमें हम अपने सब- मुताबिक हम दूसरों को सब- ये हेल्प हम करते सबकी- रहना चाहिए। ये ड्यूटीज़ हैं हम बिल्कुल। हमारे लिए एज ए इंसान होने के नाते। और उसमें रिलीजन नहीं आता, उसमें बड़े छोटे नहीं आते, उसमें ये है कि आप बस चल पड़ो। अब देखें ना, ईदी साहब ने तो सोचा भी नहीं था कि वो एक दिन पूरी दुनिया में छा जाएंगे। बिल्कुल। उनका एक एम था कि मैं किसी एक को भी अगर मैं छत प्रोवाइड कर दूं, और मेडिकल उन्होंने बस एक एम्बुलेंस बनाई थी, और आज देखिए उन्होंने कहाँ उनके पे नाम से दुनिया में नाम चल रही है, किया। बिल्कुल। और हम अगर उनकी इच्छाओं में चलें, हम उनके जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन उनकी इच्छाओं को बरकरार रखते हुए वो काम करने चाहिए। हमें कोशिश करते रहना कोशिश चाहिए। जी, करते बिल्कुल। रहना चाहिए। मेहताब कैसे हैं आप? मेहताब कब से गा रहे हैं आप? तकरीबन 2 साल हो गए हैं मुझे। तकरीबन 2 साल जी। हो गए। तो आप सीखते भी हैं? जी बिल्कुल। किस टीचर से सीखते हैं? जो मेरा म्यूज़िक का टीचर है उससे मैं सीख रहा हूँ, वही कंपोज वगैरह करते हैं, मिक्स भी वही करते हैं। अच्छा, सही। तो क्या बचपन से सोचा था एंकर बनना है? ओ सॉरी, सिंगर बनना है। मैं खुद एंकर हूँ तो मुझे लगता है सभी एंकर हैं, तो सिंगर बनना है आपने? जी जी, बचपन से ही शौक़ था। ये कंपटीशन वगैरह होते थे जैसे वॉइस ऑफ पाकिस्तान, तो उनमें पार्टिसिपेट करता था, वहाँ पे ख़ुद को आजमाता था। तो अभी जो है मैंने ख़ुद के ऑफिशियल सॉन्ग वगैरह किए हैं। अच्छा, माशाल्लाह। जी, और साथ में कवर सॉन्ग भी हैं। अच्छा, जी। तो मेहताब कभी अम्मी अब्बा ने ये नहीं कहा कि बड़े होकर डॉक्टर बनना है, सिंगर नहीं बनना? नहीं, बातें तो होती हैं, ये तो बात है कि वो तो कहते हैं कि आप किस फील्ड में जा रहे हो, ये फील्ड आप राजपूत हो और ये कौन सी फील्ड है। तो फिर कैसे मनाया अम्मी अब्बा को? ये बस कहते हैं ना, स्लो इंसान कर लेता है उनको कि आप, वो जब देखते हैं कोई भी सॉन्ग सुनते हैं तो फिर कहते हैं कि चलें, इसकी मर्ज़ी है, जो करना चाहता है। दिल से खुश होते हैं ना? जी बिल्कुल। अक्सर ऐसा ही होता है, दिल जी, से जी। खुश हो रहे होते हैं हमारे पेरेंट्स। जी तो मैं चाहूँगी आप कुछ सुनाएं अपने गानों में से, जी ज़रूर। प्लीज़। की आवाज़ तो बड़ी खूबसूरत है माशाल्लाह। थैंक यू। डॉक्टर साहिबा, अब फिर हम बात करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में। एंजाइटी है, आजकल हम सुनते हैं मुझे एंजाइटी हो गई है। बच्चे स्कूल जो जाते हैं उनमें भी एंजाइटी आ गई है, क्या वजूहात है, क्यों आ गई एंजाइटी? देखिए, सबसे पहले तो हम लोगों का लाइफस्टाइल, हम लोग लाइक इतना बिला वजह से मसरूफ़ हैं, बिला वजह से मसरूफ़ हैं। एग्जैक्टली कि Very nice. एट टाइम जब वी हैव टाइम टू सिट विद आवर फैमिली एंड किड्स, वी हैव टू डिस्कस अच्छा व्हाट्स गोइंग ऑन, लेकिन फिर भी हम लोग डिजिटल जिसे मसरूफियत कह सकते हैं उनमें ज़्यादा बिजी हो गए हैं ना। बच्चों का भी सेम ये है। फिर ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में थोड़ा, क्योंकि ग्रेडिंग सिस्टम आ गया है, एवरीवन वांट टू अचीव द हाईएस्ट ग्रेड्स, मार्क्स, रेटिंग सिस्टम। फिर इंटरनेट बेस्ड एजुकेशन जो है वो ज़्यादा है, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है तो एक बच्चे के अंदर एंजाइटी आ गई। आपको फ़ौरन से गैजेट्स भी चाहिए। सबसे मेन चीज़ जो वो ये है कि वो डिस्कशन और वो बॉन्डिंग नहीं रहेगी पेरेंट चाइल्ड में, जो कि फॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स में थी। बिल्कुल। और उसके अंदर ये था कि सब कुछ शेयरिंग थी, हर बात होता था। टीचर और जो स्टूडेंट का रिलेशनशिप है, पहले होता था कि टीचर ये फ़र्ज़ समझता था अपने आप को, और टीचर ये समझता था कि मैं जो हूँ वो इस बच्चे को कुछ बना के ही दाम लूँगा। आजकल के जो टीचर्स हैं वो ये समझते हैं कि बस इट्स अ फॉर्मेलिटी, इट्स अ बिजनेस, यू नो, जिसमें बस वी हैव टू कम एंड वी हैव टू डिलीवर आवर लेक्चर। बच्चों के अंदर जो है ना सिर्फ ये है कि वी हैव टू क्लियर दिस थिंग, वी हैव टू अचीव दिस। इस कंपटीशन के अंदर एंजाइटी जो है ना वो एक नेचुरल है। यू नो, एक कंपटीशन है हेल्दी कंपटीशन, जिसमें आपको ये है कि यू हैव टू परफॉर्म सच एक्टिविटीज़
आप जीते या हारें, दैट्स इट। एक चीज़ है जिसमें पेरेंट्स ये मैसेज कन्वे कर देते हैं, देखिए वी आर स्पेंडिंग दिस मच ऑन यू, हम आपको इस इंस्टीट्यूट में भेज रहे हैं एंड वी वांट ग्रेड्स। जब हम लोगों ने एज अ पेरेंट बच्चों की उनकी अचीवमेंट्स के साथ अपने फिनेंसेस को अटैच करते हैं, तो जो एंग्जाइटी है ना वो नेचुरल है। कहीं ना कहीं पे बच्चा गिल्टी हो रहा होता है। एट टाइम वो ये समझता है कि शायद मैं ये अचीव ना कर पाऊँ जितना कि जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मेरे पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू नो। टीचर्स को ये होता है कि क्योंकि हम तो वी आर जस्ट परफॉर्मिंग आवर ड्यूटीज़, तो टीचर्स भी सिर्फ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली आजकल के टीचर्स बच्चों में वो चीज़ इनकलकेट नहीं करते, जैसे कॉन्फिडेंस हो गया, जैसे एक बॉन्डिंग होती है, जैसे एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट हो गया, वो चीज़ नहीं होती। ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना, ख़ास तौर पे ग्रेडिंग का, हाई अचीवर, ग्रेड्स, परसेंटेजेस, आपका जो CGPAs। लेकिन पेरेंट्स की तरफ से भी तो प्रेशराइज किया जाता है ना कि आपके चचा के बेटे के तो A ग्रेड आ गए, आपके क्यों नहीं आए, आपका स्कूल ज़्यादा अच्छा था। देखिए ये सोशल प्रेशर में आ गई ना, आपने बड़ी अच्छी बात की है। सोशल प्रेशर में ये होता है कि कंपैरिजन। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम तो पैदा होते साथ बच्चे को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं, यू नो। अभी बच्चा दुनिया में आता है तो हमने कभी बच्चे को एज अ बच्चा आइडेंटिटी तो लिया ही नहीं कि ही इज़ अ इंडिविजुअल। हम फ़ौरन से उसको जो है वो कंपेयर करते हैं, ये बिल्कुल अपने बाप जैसा है, माँ जैसा है, चचा जैसा है, यू नो। यहाँ से तो कंपैरिजन स्टार्ट हुआ। अब अगर बच्चा सपोज अच्छा निकल आया है तो स्टडीज़ में अच्छा है, तो फिर अब जब कंपैरिजन से अब उसने आँख खोली एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपैरिजन वाले माहौल में, तो वहाँ पे फिर हम कहेंगे कि आपके दोस्त के ये मार्क्स हैं तो आपके क्यों नहीं। जबकि मैं आपको बताऊँ हर बंदा एक इंडिविजुअल है। इस दुनिया की जो खूबसूरती है वो ये है कि इट्स अ फुल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। जैसे अभी उन्होंने कहा ना कि ही वाज लाइक आर्मी बैकग्राउंड से, बट उनके अंदर वो उनका एक प्रोफेशन था, बट पैशन इज़ समथिंग एल्स। हम कहते हैं बच्चे को कि अटैच योर पैशन विद योर प्रोफेशन। एट टाइम हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई अच्छा एडुकेट नहीं बन सकता, लॉयर नहीं बन सकता। बिल्कुल। बच्चों को जितना बच्चे को रिलैक्स देते हो ना, कि आप उसको उसके ऊपर छोड़ दो, मे बी कि वो जो बनना चाहता है वो उससे भी आगे चला जाता है। फिर जो आजकल की जो चीज़ें मैं जो देखती हूँ कि आप बच्चे को जैसे अभी आपने कहा कि डॉक्टर है तो डॉक्टर ही बनो, फादर डॉक्टर है या मदर डॉक्टर है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप डॉक्टर पूरी फैमिली बन जाओ। मैट्रिक के एग्जाम होते हैं, रिजल्ट आता है तो सबसे पहले घर में डिस्कशन शुरू हो जाती है, आपने डॉक्टर बनना है, आपने इंजीनियर बनना है, तो वो बाउंड करते हैं ना, बताया जाता है। तो वो बाउंड नहीं करना चाहिए। मे बी कि बच्चे को ये रिलैक्सेशन देनी चाहिए। अगर वो बायो कर सकता है तो बायो करवाओ, अगर वो बायो नहीं कर सकता तो उस पर बर्डन नहीं करो। दूसरी बात ये होती है जो फाउंडेशन एज है ना, वो आपकी बच्चे की आजकल 2.5 to 6 है, 2.5 to 5, 2.5 से 5 साल। इट्स अ फाउंडेशन एज जहाँ पे आपने बच्चे को बताना है, बना देना है। लेकिन आजकल तो हम 3 साल में बच्चे को स्कूल भेज देते हैं। जी, लेकिन लेकिन हमने इसकी क्योंकि अब फॉर्मेलिटीज़ के हिसाब से बच्चा बेसिक सीख रहा है। आप देखिए कि पाकिस्तान में जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो 1 टाइम है, जबकि आउट ऑफ कंट्रीज़ में स्पेन में हमारे भाई के बच्चे हैं वो 2 टाइम स्कूल जाते हैं, मॉर्निंग में 10 to 11 PM एंड 1 to 3 PM, 2 टाइम, नो होमवर्क। आप वहाँ पे स्टडी भी कंप्लीट करवाते हैं, वेकेशंस भी होती हैं, वहाँ पे प्ले भी होता है और एवरीथिंग इज़ अ कंप्लीट, बच्चा परफेक्टली रेडी हो हर जाता है। कंट्री का एक डिफरेंट। अब यहाँ पे आप देखें 25+ बुक्स एंड कॉपीज़ होती हैं, बच्चे के शोल्डर बिल्कुल और हैवी उसके बाद होते हैं। ट्यूशन भी जाना होता है। और उसके बाद मेरा ख्याल में कि मेरा बेटा अभी जाता है मॉर्निंग में 7 o'clock से 8 o'clock उसका स्कूल स्टार्ट होता है, 2 PM वो घर पे आते हैं, 4 PM to 8 PM वो फिर दोबारा एकेडमी ज्वाइन करते हैं एंड 9 PM वो कुरान पाक पढ़ते हैं। तो आप देखिए एक बच्चा बाकी मुझे क्या आप ये रहेगा? बताएं कि ये स्केड्यूल उसका किसने बनाया? ये स्कूल में है और ऑलरेडी सारा स्कूल में नहीं, है ये उसका। स्कूल का स्केड्यूल नहीं है, दिस स्केड्यूल मेड बाय अस एक्चुअली। हमने अपनी जिम्मेदारियों से साइड पे हो गए, यू नो। एकेडमी सिस्टम, ये जो कोचिंग सिस्टम और स्कूलिंग सिस्टम, जबकि ऐसा नहीं था। मतलब मेरी थ्रू आउट एजुकेशन, माय मदर वाज प्राइमरी टीचर, आई गॉट प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट स्कूल से। उसके अंदर मेरी मदर ही बैठ के या फादर ही बैठ के पढ़ाते थे। आप पहले बच्चे इसी टाइप के थे, हम लोगों ने भी हम लोगों ने क्या किया है कि वी आर लाइक, अब हमने उनका एक बर्डन उतारा है कि बच्चा स्कूल से आए उसको बिजी करें। हम पेरेंट्स एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं, लेट देम डू, उनको बिजी करो। अब वो बिजी करने के अंदर व्हाट दे आर लर्निंग अबाउट, यू नो,
उनका सोशल बिहेवियर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा Affect कर है, रहा है। उनकी बहुत वैल्यूज active हो गया वो। आप फिर आपको ये गिला भी है कि बच्चों में मुरवत नहीं है, फिर हम ये भी गिला करते हैं बच्चे वेल मैनर्ड नहीं है। मतलब कैसे वेल मैनर्ड होंगे इफ़ दे आर नॉट सिटिंग विद यू, इफ़ यू आर नॉट लर्निंग। बिल्कुल, आप उनको बता ही नहीं रही कि बेटा इट्स अ मी टाइम, यू नो इट्स आस टाइम। अच्छा, व्हाट हैपेंड इन द स्कूल। अब उसमें क्या होता है कि 10 बच्चों के ग्रुप के अंदर 4 बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा उन्हें टाइम दे रहे होते हैं, यू नो उनकी ग्रूमिंग ही डिफरेंट होती है, उनकी अंडरस्टैंडिंग ही डिफरेंट होती है, उनका कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता है। अब वो टीचर को भी नज़र आ रहे होते हैं। अब जो बाकी के 8 बच्चे हैं या 10 बच्चे जो कि निगलेक्ट हैं कहीं ना कहीं पे, किसी ना किसी, अब उनके अंदर एंग्जाइटी आना नेचुरल है। एंग्जाइटी क्या है कि जी ग्रुपिंग है स्कूल में, टीचर इज़ नॉट गुड, यू नो दिस सब्जेक्ट इज़ डिफ़िकल्ट। अब यहाँ से छोटे छोटे से मामला स्टार्ट हो जाते हैं। और अगर घर पे बच्चे आ भी जाते हैं तो आया संभाल रही होती हैं, Most of- बिल्कुल टाइम नहीं है बिल्कुल सबके पास। इसमें ये होता है, मैं ये नहीं कहती पेरेंट्स, यूजली पेरेंट्स मुझे कहते हैं कि देखिए अब आप भी आई एम ऑल्सो 24/7 वर्किंग वूमेन, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आई हैव अ माशाल्लाह ग्रोन अप डॉटर 11 ईयर प्लस। अब बच्चे का टाइम ये नहीं होता कि यू हैव टू स्टिक विद योर चाइल्ड ऑल द टाइम, नहीं, यू हैव टू गिव क्वालिटी टाइम, नॉट द क्वांटिटी ऑफ टाइम। मतलब आप 1 घंटे में 1 घंटा आप उसका बैग बुक्स लेके बैठे, उसे पता हो कि देयर इज समवन हु इज ऑब्जर्विंग, ये तो बहुत ज़रूरी है। व्हाट्स हैपनिंग लेकिन अराउंड हमने day में, सिर्फ फिक्स कर लिया full day संडे में, वाले ये तो दिन बहुत हमने ज़रूरी बच्चों को है। बाहर लेके फिर जाना है और ड्यूटी पूरी हो गई बिल्कुल। अब हमारी। फिर सेकंड में हमने क्या एक चीज़ जो इल फाउंडेड बिलीफ है हमारे पेरेंट्स में, वो ये है हम स्पेंडिंग को समझते हैं कि बस दैट्स That's इट, कि इसको अच्छी चीज़ ले दी, इसे हमने कुछ अच्छा खिला दिया, बाहर ले जाके आउटिंग करा दी, दैट्स नॉट इट। एक्चुअली तो वो तो समझता है कि ये तो मैंने तो खाना ही था ना। अब बच्चे का क्या है, अब बच्चा बड़ा रिलीफ फील करता है व्हेन यू आर लिसनिंग टू योर चिल्ड्रन कि क्या हुआ, अच्छा क्या इशू है, अच्छा सॉल्व दिस, साथ साथ हम उसे चेक भी करते थे। सेकंड क्या चीज़ है कि हम लोग जो हैं यूजली मदर्स ये कहती हैं कि जी हम देखिए ना, अब हम प्रोफेशनल तो नहीं है ना जो आप, तो मैं ये कहती हूँ सारी मदर्स को, इवन इफ़ दे आर लाइक एक क्लास भी नहीं पढ़ी हुई ना, माँ से बढ़ के कोई थेरेपिस्ट नहीं होता। बिल्कुल मतलब हमारे भी 4 फादर्स में दे वर नॉट लाइक स्कॉलर्स एंड थेरेपिस्ट एंड डॉक्टर्स, बट सारे दुनिया के मसाइल बुजुर्गों से ही हल हुए ना, उन्हीं की हम आज की ये बातें थोड़ी साइंटिफिकली करते हैं। आप बच्चे को सुनना शुरू करें, यू हैव टू। बच्चे की एंग्जाइटी कैसे ख़त्म होगी, व्हेन यू विल स्टार्ट लिसनिंग टू। एट टाइम क्या होता है कि कोई इशू नहीं होता, व्हेन मदर लाइक स्टार्ट लिसनिंग टू द चिल्ड्रन, तो वो कहती है ये तो कोई मसला नहीं था, ये क्या इशू है, आई विल सी यू, आई विल चेक यू, तो बच्चा साथ ही फील रिलैक्स। लेकिन डॉक्टर साहिबा कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं क्लासरूम में, अगर 10 बच्चे बैठे हुए हैं तो 2 बच्चे ऐसे होते हैं जो खामोश रहते हैं, बात करना पसंद नहीं कर रहे होते, दोस्तियाँ ज़्यादा नहीं होती, तो हम समझते हैं ये बड़े डिफरेंट हैं, इनकी ज़्यादा दोस्तियाँ नहीं, तो वो भी यही इश्यूज़ हैं, वो भी घर से स्टार्ट होते हैं, पेरेंट्स की दोस्ती नहीं है, टाइम नहीं दे पा रहे, तो इस वजह से वो खामोश होते अच्छा, हैं। 2 चीज़ें इसके अंदर, एक तो ये कि एट टाइम बच्चे की पर्सनैलिटी ऐसी होती है, है। कुछ बच्चे कि वो इंट्रोवर्ट खामोश होते रहते हैं, हैं, बहुत ज़्यादा कुछ silent रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट होते हैं। जो इंट्रोवर्ट बच्चे, इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटीज़ होती हैं, दे डोंट वांट टू लाइक वेरी मच कम्युनिकेट, और बहुत ज़्यादा से वो सोशलाइज करना नहीं पसंद करते, लेकिन उनकी अचीवमेंट से, उनकी ग्रूमिंग से, उनके रिलेशनशिप्स, उनके बिहेवियर से आप जज कर लेते हैं कि दे आर गोइंग फाइन, बट दे आर इंट्रोवर्ट। कुछ बच्चे होते हैं दे आर नेचुरली सोशलाइज और बड़े एक्सट्रोवर्ट होते हैं। होता क्या है हमारे यहाँ पे, जैसे अब मैं अगर सोशल हूँ या थोड़ी एक्सट्रोवर्ट हूँ, तो मैं सब एक्सपेक्ट करेंगे मेरा बच्चा भी ऐसा हो। हाँ, ज़रूरी बिल्कुल, नहीं ये है, ज़्यादा ज़रूरी नहीं प्रेशर है। हो जाता है ना। यहाँ पे ज़रूर ऐड करूँगा कि जो एग्जाइटी की बात हो रही है बच्चों की, 2 चीज़ें एक्चुअली मेरे जहन में। एक तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम बच्चों को एक सपोर्ट दें, नॉट सिर्फ बच्चों को, बड़ों को भी। लाइक मैं अगर पर्सनली भी अपनी बात करूँ, अगर मैंने कहा कि जी मैंने एक चीज़ डिफरेंट स्टार्ट की, तो मुझे अपनी फैमिली की सपोर्ट थी, मुझे बहुत अपने ज़रूरी फ्रेंड्स है। की सपोर्ट थी, उसके बगैर नहीं क्योंकि possible। उसके बगैर मैं अकेला शायद ना कर सकता। मुझे अपनी वाइफ, बच्चे, मेरे बहन भाई, उनके आगे भाभियाँ, बहनोई, बच्चे, माई फ्रेंड्स, दे वर अ मैसिव सपोर्ट फॉर मी, जिसकी वजह से मैं ये कर सका। और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स, जो मैं आपको बाद में बताता हूँ। लेकिन अभी जो मेन बात मैं कह रहा हूँ कि एक तो सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, दूसरी बात एक्सेप्टेंस। फर्स्ट सपोर्ट, हमें एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि जो अभी आप बात कर रही हैं कि हर कोई एक तरह का नहीं हो सकता। अगर एक क्लास में 30 बच्चे हैं तो हर बच्चा फर्स्ट नहीं आ सकता। मेरा बच्चा अगर 30वें नंबर पे आ रहा है तो इट्स फाइन, पास हो रहा है, इट्स ओके, यू नो। ज़रूरी नहीं कि वो टॉप करेगा, ये तो मेरा बच्चा है, वरना मैं जूतियाँ लेके मैं शुरू हो जाऊँ जीनियस का पीछे। जो स्टैंडर्ड है, जो कि मतलब साइंटिफिकली प्रूवन जीनियस का, वो बिल्कुल ग्रेडिंग नहीं है।
मैं आपको कह रही हूँ ना, ये तो हमारा एजुकेशन, अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम हम लोगों का ये हो गया कि जिसके अंदर ग्रेडिंग को बहुत ज़्यादा हमने परसेंटेज पे ज़्यादा ले लिया। अदरवाइज जीनियस आप जितने भी हिस्ट्री के उठाएं, दे वर नॉट अचीवर अर्लियर, दे वर लाइक बहुत से स्कूल गोइंग भी नहीं थे, बट दे अचीव लेटरी, जितनी थियरीज प्रेजेंट हुई, जितना कुछ हुआ। और अब तो जितना सॉरी आपकी बात को कर रही हूँ कि अब तो जितनी परसेंटेज पे बच्चे चले गए, 99% पे हमारा तकरीबन, हमारी मेजॉरिटी में 98% 99% एजुकेशन जा रही है। मीन्स कि हर घर के बच्चे पे फोकस हो रहा है। दैट्स वाई एंग्जाइटी रेट भी इतना ऊपर जा रहा है, और जो चाइल्ड डिप्रेशन है वो एशियन कंट्रीज में हाईएस्ट है इस टाइम। मे बी कि मुझे लगता है कि आजकल के बच्चों में भी एक अवेयरनेस है कि हमें पढ़ना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि जो बैक लाइफ थी वो तो कुछ और थी। और जैसे आपने कहा कि हमारे पेरेंट्स हमें लेके बैठते थे और हम अपने पेरेंट्स से जो सीखते थे वो आजकल अभी वही आ रहा है, लेकिन अब बस स्टडी आ रहा है। पहले हम एक टॉकिंग में लेते थे, हम जो स्टडी करते थे वो कहानियों में, स्टोरीज में, पेरेंट्स के साथ, ग्रैंड मदर के साथ, ग्रैंडफादर के साथ। अब बच्चे ग्रैंड मदर ग्रैंडफादर के साथ तो टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, बट वो चीज़ें सारी स्टडी बेसिक भी आ गई हैं। और बच्चे बहुत पहले लोगों के पास मोबाइल्स नहीं होते थे, अब मोबाइल है, इतना यूज़र हम लोगों को नहीं पता जितने बच्चों को। बिल्कुल, ये मोबाइल की तरफ मैं आऊँगी ज़रूर, बिल्कुल। और उससे बच्चे अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं, उसका बहुत यूज़र बेस्ट भी है। सोशल मीडिया और बहुत सोशल मीडिया ने बच्चों को बहुत कुछ दे दिया है, और ऐसी चीज़ें, ऐसी एक्टिविटीज़ वो देते हैं। मे बी कि मैं समझती हूँ कि जो बच्चे ने आज से 10th क्लास में सीखना था वो 6th क्लास का बच्चा कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, अवेयरनेस, उसका माइंड, उसका ब्रेन आगे जा रहा है। वो इस बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन ये एंड पे बात करेंगे। औरंगज़ेब, आप बताइए, बच्चों की बात हो रही थी, बचपन में आपने बताया मोटे थे, तो आपको भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स होती थी स्कूल में जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, मतलब मैं प्रॉपर बुली होता था बचपन में जी। मतलब मुझे मतलब मेरे जो क्लोज फ्रेंड्स थे वो तो ऑब्वियसली नॉट, बट अदरवाइज़ मुझे मेरे मोटापे के ऊपर मुझे कपड़े फिट नहीं आते थे। मैं सिर्फ शलवार कमीज़ पहनता था क्योंकि मुझे कपड़े नहीं फिट आते थे। ट्राउज़र्स जाते के, वो कस्टमाइज ट्राउज़र्स का तो ज़माना इतना नहीं था उस वक्त, तो जो मैं रेडीमेड लेने जाता था मुझे फंस जाती थी ट्राउज़र्स, मैं उसमें फंस जाता था और मैं अनकंफर्टेबल होता था। और वही बात, एक प्रेशर था कि जी लोग देखेंगे, लोग क्या कहेंगे, यू नो। और फिर मजाक उड़ता भी था कि यू नो मोटा, मैंने कहा ना टांगे मेरी बहुत मोटी मोटी सी थी, तो फंस जाता था, तो कोई एलिफेंट मोड में था मैं। तो खामोश रहते थे क्लास में? नहीं जी, वैसे वो मैं नहीं था, वो खामोश कभी से भी नहीं। जवाब देते थे सब? जवाब टका के देता था मैं, वो हाँ, वो मेरी वो घर से मुझे ट्रेनिंग थी कि अगर कोई एक सुनाएगा तो 3 सुना के आनी है, तो वो मैंने उधार कभी नहीं रखा। अच्छा, औरंगज़ेब रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी रहे, अभी मॉडल भी है, एक्टर भी है, इसके अलावा क्या क्या करते हैं आप? अच्छा जी, मैं ये तो मॉडलिंग एक्टिंग तो इज़ एक्चुअली अ साइड फ्लिंग, मतलब एक सेपरेट चीज़ है, बट अदरवाइज़ मेरे वालिद मिर्ज़ा शेर दिल वो प्रेसिडेंट लाहौर स्टॉक एक्सचेंज भी थे। हमारा ब्रोकरेज हाउस है, मैं डायरेक्टर हूँ वहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में, अपने ब्रोकरेज हाउस में। थैंक यू। और इसके अलावा मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ, रेनोवेशन करता हूँ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ की, और अब कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ की भी मैं कर रहा हूँ। तो वो माशाल्लाह से दैट इज़ गोइंग वेल, वो दोनों वो अच्छे काम चल रहे हैं। औरंगज़ेब कैसे मैनेज करता है सब कुछ, एक्टिंग, मॉडलिंग और स्टॉक एक्सचेंज, कंस्ट्रक्शन, तो कैसे मैनेज? रात को प्लान होता है कि सुबह ये काम करने हैं? हाँ जी बिल्कुल, प्लान तो करना पड़ता है हर चीज़ को, प्लान के बगैर तो कुछ भी नहीं इंसान कर सकता। तो वो रात को बैठ के मैं पहले सोचता हूँ, ऊपर से भाई जो है वो मेन मैनेज वो कर रहे हैं ऑफिस को, मैं कंप्लाइंस सेक्शन लुक आफ्टर कर रहा हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बहुत सपोर्टिव है। बाकी पूरी फैमिली मेरी, सारे भाभी, मेरी बेगम, बच्चे, सब बच्चे, एवरीबडी इज़ वेरी सपोर्टिव एट होम। तो वो मुझे असिस्ट कर देते हैं मैनेज करने में, वो ऑफ़िस का वो कर लेते हैं, बाकी जो काम होते हैं मैं कुछ ना कुछ सबसे थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल भी जाती है, और टाइम मैनेज करना चाहे इंसान तो कर लेता है, वो मैं उसमें हो जाता है। अच्छा औरंगज़ेब, ऐसे कैसे जब आपने स्टार्ट किया कि अब मैं आर्मी के बाद जी मॉडलिंग करूँगा, अम्मी अब्बा को बैठाया, बताया, रिएक्शन क्या था? किसी मॉडल को देख के तो नहीं? हाँ, ऐसा तो नहीं पीछा करते किसके पीछे आदमी मैं भी ये कर लूं। वो एक मैंने कहीं पे किसी मूवी में सुना था कि मैं अपना फेवरेट हूँ, तो वो तो मैं अपना फेवरेट खुद ही हूँ। होना भी चाहिए सबको, यही तो बेस्ट जी, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आप दूसरों से प्यार कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं कर सकते। सो आई लव माई सेल्फ, तो मैं वो अपना ही फेवरेट था, तो इसलिए वो था। वालदैन मेरे दोनों जो हैं वो उनकी डेथ हो चुकी है, बट ये है कि हाँ जी, जब मैंने अपनी फैमिली से, बेगम बच्चों से, भाइयों भाभीयों, बहनोइयों, फ्रेंड्स से जब बात की, तो एवरीबडी सेड यू मस्ट डू इट। और टू बी ऑनेस्ट मैं एक्चुअली मुझे जहन में था कि आई कैन डू दिस। और एक और चीज़ आई मस्ट ऐड इन हेयर, एक और जो मेरे जहन में था
मीडिया ज्वाइन करने का वो एक प्लेटफॉर्म भी मुझे चाहिए था टू गिव अवेयरनेस अबाउट समथिंग जो मेरे दिल के बहुत करीब है, ऑर्गन डोनेशन। मेरे भाई को किडनी इश्यूज़ थे और लास्ट ईयर उनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है और मैंने अपनी किडनी उनको दी है, और मैं वो भी एक अवेयरनेस है जो मैं माशरे को देना चाहता हूँ। जो मैं आपको था ना टैबूज़, तो उनमें एक टैबू ये भी है हमारे माशरे में, क्योंकि अवेयरनेस नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है कि जी अपनी कोई किडनी या लिवर ट्रांसप्लांट के लिए अपना डोनेट कर दिया या गिफ्ट कर दिया तो लो जी अपनी ज़िंदगी तो ख़त्म हो जाएगी। यू नो दैट्स रॉन्ग। मैं आपके सामने हूँ, बिल्कुल। मैं मॉडलिंग मैंने उसके बाद शुरू ये किया। कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ जी मैंने लोगों से जब भी किसी को लोग सुनते हैं तो लोग कहते हैं ओहो ज़िंदगी तो फिर ख़त्म हो गई ना, मतलब व्हाट, आप कैसे ये कह सकते हैं। मैं उनको कहता हूँ अच्छा आपके ख्याल में मेरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है। मैंने मॉडलिंग लिटरली इस साल जनवरी से स्टार्ट की है। मैंने जी अब तक कमर्शियल्स किए हैं 3 बड़े ब्रांड्स के। मैंने फ़हद हुसैन के लिए मॉडलिंग की है, मैं ज़ेब बंगिश के गाने में हूँ, मैं अली सेठी के गाने में हूँ। मैंने बड़े ब्रांड्स रॉयल टैग, करशी, वेव्स के लिए मैंने कमर्शियल्स किए हैं। आगे देर पाइपलाइन में भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, मिनी फिल्म्स हैं कुछ मैंने आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करेंगे डिटेल जी। में, तो मैं चाहूँगी मेहताब हमें कुछ सुनाएं ताकि फिर गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रहे, साथ साथ गाने भी सुनते रहें हम मेहताब से। Doors up Punjabi, Ali Rajput, chal mere naal, yeah, come on, go. Hold me baby, hold me baby, hold me baby, chal long drive chaliye. Hold me baby, hold me baby, hold me baby, chal long drive chaliye. बिल्लो तेरे नखरे हजार असी तेरे उत्ते जिंदड़ी लुटान नु तैयार। ओ बिल्लो तेरे नखरे हजार असी तेरे उत्ते जिंदड़ी लुटान नु तैयार। Hold me baby, hold me baby, hold me baby, चल long drive चलिए। Hold me baby, hold me baby, hold me baby, चल hold me baby, चल long drive चलिए। गुची तू थले आपा सेंट नहीं लाया कदे, अरमानी तू थले आपा सूट नहीं पाया कदे। गुची तू थले आपा सेंट नहीं लाया कदे, अरमानी तू थले आपा सूट नहीं पाया कदे। तेरी शॉपिंग आते ओ तेरी शॉपिंग आते लावा डॉलर दिरहम ते पाउंड नी। Hold me baby, hold me baby, hold me baby, चल long drive चलिए। Hold me baby, hold me baby, hold me baby, चल long drive चलिए। ओ बिलो रॉक स्टार तेरा तेनू लेके नाल नाल अज चला है डेट ते। लेट्स मूव टू डिस्को, प्ले द म्यूजिक, कर स्टेप ऑन बीट ते, कर स्टेप ऑन बीट ते। तेरे पीछे तुम्हें बेबी सारा ही लाहौर नी, हर पासे तेरे ही हुसन दा शोर नी। मित्तरां दा नां जिवें चलदा ब्रांड नी, लाइफ विच फन असीं करांगे ग्रैंड नी। यार तेरा करे सारे रखदे अफोर्ड नी, शॉपिंग ते लेके तैनू जाना है ब्रॉड नी। लॉन्ग ड्राइव तेरे नाल जाना ब्लैक कार ते, रेंज ओवर फरारी की जाना बेबी ठार ते। ओ बिलो रॉक स्टार तेरा तेनू लेके नाल नाल अज चला है डेट ते। लेट्स मूव टू डिस्को, प्ले द म्यूजिक, कर स्टेप ऑन बीट ते। तेरे पीछे मरदे सारे मुंडे लाहौर दे, अस भी शदाई बड़े बिलो तेरी टोर दे। तेरे पीछे मरदे सारे मुंडे लाहौर दे, अस भी शदाई बड़े बिलो तेरी टोर दे। हाँ कर दे ओ बिलो हाँ कर दे, गेड़े राजपूत मारे तेरे रोज नहीं। Hold me baby, hold me baby, hold me baby, चल long drive चलिए। Hold me baby, hold me baby, hold me baby, चल long drive चलिए। वेरी नाइस, बहुत ज़बरदस्त वॉइस है जी आपकी, और काफ़ी अच्छा गाना था। खुद लिखा है आपने? मैं ज़रूर पूछना चाहूँगी। तो इस सॉन्ग के बाद लॉन्ग ड्राइव पे किसको लेके जाए? ये भी हमें जवाब चाहिए। अच्छा, ज़्यादातर लड़के कहते हैं लॉन्ग ड्राइव पे जाना है, तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा नहीं सॉन्ग्स में आता वैसे? जी आजकल ट्रेंडिंग यही चल रहा है कि लॉन्ग ड्राइव हर कोई लॉन्ग ड्राइव पे चले जाते हैं के लॉन्ग ड्राइव पे चलते वो हैं, तो बड़ी दूर हो जाती है, और हल्की हल्की बारिश भी साथ हो रही हो और लॉन्ग ड्राइव हो, लॉन्ग ड्राइव। तो ये मैं अच्छा सीन बन रहा है। ये पहले पूछना ये पहली दुनिया में जी, कॉन्सेप्ट है जी, लॉन्ग ड्राइव बिल्कुल। पे जाने का ना। वो एक सॉन्ग पीछे चला था लॉन्ग ड्राइव पे चल,
तो मैंने कहा आखिरकार शॉर्ट भी तो हो सकते, तो फ्यूल भी बहुत महंगा हो गया ना। जी बिल्कुल। लेकिन मैनेज कर लेते हैं, मैनेज जिन्होंने कर- लॉन्ग ड्राइव पे जाना वो कर शौक लेते के हैं। आगे तो फिर कुछ जी भी जी नहीं है बिल्कुल। ना, वो तो शौक का बिल्कुल कोई ठीक है। मोल नहीं है जी। कोई मोल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी। गुड मॉर्निंग कोहिनूर, सबका खुशामदीद एक बार फिर से। और मज़े मज़े की गुफ्तगू जारी है। हमारे मेहमान बड़े मज़े मज़े की बातें कर रहे हैं और गाने भी सुने जा रहे हैं साथ साथ। और अब मैं चाहूँगी रुबीना जी की तरफ। रुबीना जी शायरा भी हैं, माशाल्लाह से लिखती भी हैं जी, राइटर। तो- और मैंने तारिक ताफुस साहब को और मेगा जी को अपना एक तराना लिख के दिया था। अच्छा, अभी माशाल्लाह। हम हैं ग्रेट पाकिस्तानी। तो गाने वो- भी लिखती हैं? जी, मैंने उनको वो लिरिक्स बाय रुबीना चौधरी, आप उसमें पढ़ भी सकती हैं। तो वो बहुत फेमस हुआ था पूरे पाकिस्तान में, उसको अवार्ड भी मिला और बहुत अप्रिशिएट किया गया। तो आज आप हमें क्या सुनाएंगी? अभी मैंने जब मुझे पता चला यहाँ पे आना, तो रात को मैंने एक फ्रेश गज़ल लिखी है, तो अरे, मैं आपको माशाल्लाह। वो सुनाऊंगी अभी। और ये मैं आप सबके नाम करती हूँ जी, इजाज़त चाहती हूँ जी। हमारी प्यारी सी डॉक्टर साहिबा भी हैं। इरशाद माइक में ही हम ऐसे ही नहीं, आप ऐसे ही। अच्छा ठीक है। छुपाए लाख भी रंजो आलम पहचान लेते हैं, छुपाए लाख भी रंजो आलम पहचान लेते हैं, हम अक्सर आपके दिल के फसाने जान लेते हैं। वाह वाह। हम अपनी राय और ताकीद से हमेशा ही परहेज़ रखते हैं, हम अपनी राय और ताकीद से हमेशा ही परहेज़ रखते हैं, सुनाएं आप कोई भी बात तो हम मान लेते हैं। मोहब्बत आजमाइश है, मोहब्बत में सरे महफिल, मोहब्बत आजमाइश है, मोहब्बत में सरे महफिल, हम अपने नाम सारे आपके बहुतान भी लेते हैं। वाह वाह वाह। वाह। गज़ल कहनी ज़रूरी है तो क्यों ये हिजर है लाजिम, गज़ल कहनी ज़रूरी है तो क्यों है ये हिजर ही लाजिम, संभल जा दिल कोई सा तो आसान सा उन्वान लेते हैं। उदासी अगर करीब आए बुरा लगने लगता है मौसम, उदासी अगर करीब आए तो बुरा लगने लगता है मौसम, ख्याल यार से महकती सी चादर सी तान लेते हैं। वाह वाह। दुकानें ज़िंदगी में गम खुशी यकसा मुयस्सर है, दुकानें ज़िंदगी में गम खुशी यकसा मुयस्सर है, मगर हम आपकी खातिर फ़कन कुछ तो मुस्कान लेते हैं। वाह वाह। सुखन में कोई हो मुश्किल, सुखन में हो कोई मुश्किल, कोई मिसरा अटक जाए मेरा, सुखन में हो कोई मुश्किल, कोई मिसरा अटक जाए मेरा, तो नासिर काज़मी तो सही, मैं रुबीना तुझे प्यार करने के लिए मान जाती है। वाह वाह वाह। थैंक यू सो वेरी मच। नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। Thank you. रुबीना जी, आप कौन सा शायर है जिनको बहुत पढ़ती हैं? मैं तो मीर तकी को बहुत पसंद करती हूँ, बाबा है। बुल्ले शाह के कलाम को तो मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे इम्प्रेस्ड होती हूँ। तो उनके लिए अभी पीछे हम लोगों को वहाँ के एक कसूर के चेयरमैन है, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आपने ऑलरेडी हमारे कसूर में मैंने एक दो काम किए, तो उन्होंने कहा जब हम यहाँ रहते हैं हमें वो चीज़ नज़र नहीं आई जो आपने आके कर दी, तो आप ज़रूर यहाँ तशरीफ़ लाएँ। उन्होंने VIP प्रोटोकॉल के साथ हमें पूरी टीम के साथ इनवाइट किया। तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह जब मैं गई तो वहाँ पे मैंने जाके देखा कि जो हस्ती के हमारे अंदर एक रूह के अंदर हम सुनते हो, जब आप उनकी हाज़िरी पे जाते हो ना, तो एक कैफियत तारी होती है कि इश्क वाकई किया तो उन्होंने किया। तो वहाँ बैठ के भी आपने कुछ लिखा? जी मैंने लिखा था, एक मैंने वहाँ पे कलाम लिखा है, मैं वो ज़रूर आपको सुनाना चाहूँगी और वो मेरा फेवरेट भी है। हम ज़रूर सुनना चाहेंगे सब। तो हज़रत बाबा बुल्ले शाह ने तो अपने पीर की खातिर कहा था कि मैं घुंघरू बांध के भी नाचूं तो अपना पीर मना लूं, तो उस पर उन्होंने कुछ अर्ज़ किया था, तो वो पंजाबी में मैं आपको सुनाना पसंद करूँगी, क्योंकि बाबा बुल्ले शाह के कलाम जो वो पंजाबी में होते हैं। तो उन्होंने कहा कि तू हट हट के जुल्म करें, तू हट हट के जुल्म करें, जे असा सबर ना करिए ते ता आखी, तू हट हट के जुल्म करें, जे असा सबर ना करिए ता आखी, दो कदम साढ़े नल चलते सही, दो कदम साढ़े नल चलते सही, पूरा सफ़र ना करिए ता आखी, वाह वाह वाह। रख प्यार हमेशा नाल साढ़े,
रख प्यार हमेशा नाल साडे, तेरी कदर ना करिए ता आखी। वाह, तो ये बाबा बुल्ले शाह के जब मैं दरगाह पे गई तो वाकई में मेरे दिल में और मेरे एक अंदर की एक फीलिंग्स हुई कि अगर इंसान चाहे तो वो नेक काम करे या ऐसे काम करे, तो वो तो अल्लाह की बहुत नेक हस्तियाँ थी, अल्लाह की बहुत इबादत गुज़ार, हम तो बड़े गुनाहगार से बंदे हैं, तो वो आज भी ज़िंदा है। वो आज भी अगर हम कहीं बैठते हैं, कहीं जाते हैं, सूफी कलाम उनके होते हैं, तो वो कभी नहीं इस दुनिया से, बल्कि वो जा ही नहीं सकते। हम क्या, हमारे बाद आने वाले क्या, वो उन्हें लेके चलेंगे इंशाल्लाह। रुबीना जी, मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगी, लिखती भी हैं, लिखने के लिए एक टाइम होता है ना, जब आपके पास कोई ना हो तो फिर आप लिखते हैं। जी जी। घर पे भी होती हैं, कुकिंग भी कर रही होती हैं, सोशल वर्कर भी है, तो कैसे मैनेज करती हैं? ये ज़रूर पूछती हूँ सबसे। ऑलरेडी माशाल्लाह से मेरे 3 ऑफिस हैं। एक गली शो में जहाँ पे मैं बहुत सारे मैं और भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती हूँ। मैरिज ब्यूरो भी मेरा है जो मेरी पूरी टीम चलाती है, एंड प्रॉपर्टीज़ से भी रिलेटेड हूँ मैं। मैरिज ब्यूरो भी है? या, और प्रॉपर्टीज़ भी मैं करती हूँ हैंडल, और ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी करती हूँ जो कोई नहीं उसको टच करता, तो मैं उसमें भी हाथ डाल लेती हूँ। और मैं चीफ एडिटर भी हूँ साहिब न्यूज़ की, ऑलरेडी पेपर है मेरा। तो ज़ाहिर है 3 ऑफिस हैं, अमर की मैं डायरेक्टर हूँ, और ऐसे ही मैं काम करती हूँ। तो मैंने एक डिसिप्लिन रखा हुआ है, मैंने टाइम शेड्यूल्स रखे हैं कि इस डे मैंने इस ऑफिस में, इस डे मैं इस ऑफिस में। एंड जब मैं लिखती हूँ कुछ ना कुछ, तो वो एक आमद होती है। समटाइम तो मैं रोटी बेल रही होती तो मुझे याद आता है कि ये तो मैं, और मेरी रोटी वही होती, मैं पहले इसको लिख लेती हूँ। मेरा एक सवाल है। जी जी ज़रूर। आपने अभी फरमाया कि जो प्रॉपर्टीज़ जो प्रॉब्लमेटिक होती हैं आप उनमें करती, तो आप क्या शेर सुना के उनको मनवा लेती हैं कि भरा में अंजाम देखे नचन का शेर सुनाया था? नहीं, वो बात तो वही आ जाती है। एक मर्द ने एक बंदे को फ़ोन किया, और तू ये कम करना ये नहीं करना, वो कहता जा नहीं करना, वो और लेंथी हो जाता है। अब एक फीमेल का कुछ स्टाइल होता है, वो कहती प्लीज़ आप इस काम पे जितना झगड़ा कर रहे हो छोड़ो, ये मन मना करो, उसको बिठाओ वाइंड अप करो। तो मैं समझती हूँ ना कि आप डंडा उठाओ, गन उठाओ, अगर आपकी अपने अंदर एक अट्रैक्शन है आपकी बात पे, आपकी वेटिंग, आपकी टॉकिंग है जी, तो ऐसे ही नहीं कायदे आज़म ने पाकिस्तान, उन्होंने तो गन नहीं चलाई। अगर उन्होंने बिना गन चलाए अपना पाकिस्तान फतेह किया, तो हम छोटी छोटी एफर्ट को अपने अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा रुबीना जी, आपने मैरिज ब्यूरो की बात की, तो मेरा ख्याल है इसी बारे में बात करते हैं हम लोग। अब तक कितने लोगों की शादियां करवा चुकी हैं? माशाल्लाह से अभी जो मेरा लास्ट मेरा अभी यूके में एक मैंने शादी करवाई, तो रात मुझे मेरी उस सिस्टर की मुझे कॉल आई, तो उन्होंने कहा कि आई एम सो हैप्पी कि आपने मुझे जो भी बताया था एज इट इज़, मुझे वैसे ही हस्बैंड है और बहुत कुछ मिला। और जबकि मैं किसी की शादी पे नहीं जाती, मैंने एक प्रॉपर जिनकी शादियां करवाती उनकी शादी पे नहीं जाती? कभी भी नहीं। मैं ना गिफ्ट्स लेती हूँ ना मैं शादी पे जाती हूँ। मुझे यहाँ तक नहीं पता कि वो रहते कहाँ हैं। वो मेरे ऑफिस में आते हैं, अपनी वर्किंग ऐड करवाते हैं, एंड देन मेरे वर्कर उनको जाके सारी मुझे इन्फॉर्मेशन देते हैं और वो उनके साथ जाते हैं। अभी तक सारी शादियां कामयाब रही? अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। मेरा एक सवाल आ गया। जी जी ज़रूर। वो जो आपके एरिया की शादियों पर जाती है बंदिश की वजह से? नो, हमारी जो पाकिस्तान की जितनी मैरिज की इससे रिलेटेड ख़वातीन हैं, उन्होंने करप्ट वर्क कितना किया हुआ है कि वो लोगों के पास जाती हैं, बेटियों वालों को परेशान करती हैं, पैसे बार बार लेते हैं। और समटाइम ऐसा भी होता है, हम लोगों से भी कुछ टाइम, हम लोगों से भी कुछ लेट होता है, लेकिन मैं उनको टाइम देती हूँ कि अब थोड़ा स्टे लो। ये ऐसा सिस्टम नहीं है कि आप वन टाइम में कहो कि बात हुई तो दैट्स फाइनल, ऐसे ही। नो। अब कुछ चीज़ें लड़के वाले कहते हैं ये हो, कुछ लड़की वाले कहते हैं ये हो, तो वो मैं उन्हें कहती हूँ ये कॉम्प्रोमाइज़ पे भी चलता है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन आजकल लड़कियों के लिए प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं क्योंकि लड़कियों के लिए नहीं, मदर्स मैंने देखा कि मदर्स ज़्यादा कॉन्शियस हैं। कोई कहती शाहरुख जैसा लड़का हो, कोई कहती ऐसा, तो मैं उन्हें कहती सीरत देखा करें, बिजनेस देखा करें, उस लड़के की पर्सनालिटी, उसकी फैमिली, उसका फैमिली बैकग्राउंड। आपका कहने का मतलब लड़की वाले ज़्यादा डिमांडिंग हो गए? बहुत ज़्यादा। और लड़कियों में रेशो होगी ये डिवोर्स होने की कि वो स्टेमिना नहीं उनके अंदर, कि वो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम्स जो एक फीमेल के लिए होती है, वो उन प्रॉब्लम्स को सोचना ही नहीं चाहती। एडजस्टिंग नहीं, compromise वो नहीं जैसे एक चाहते शाही खानदान में पैदा हुई है और शाही खानदान मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अब एक मर्द है, वो एक्टर भी है, वो जैसे ये सर आर्मी की है, और इसलिए एक हस्बैंड भी है, और हस्बैंड इज़ अ हस्बैंड,
उसको अपनी वाइफ से प्रॉपर वर्किंग चाहिए, बच्चों की केयर चाहिए। बिल्कुल। तो आप कहें कि जी नहीं मैं बहुत सारे काम करती हूँ बट हाउस जॉब जो भी मैंने करनी है वो मेरी ड्यूटीज़ हैं, बिल्कुल। वो मैंने ही करनी है। आपकी बात को मैं डॉक्टर साहिबा की तरफ लेके जाऊंगी। जैसे कि आपने कहा डाइवोर्स रेशो बहुत ज़्यादा हो गई है पाकिस्तान में भी, हमारे यहाँ में भी। तो क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, क्यों जैसे डिमांडिंग, उन्होंने कहा कि डिमांड बहुत ज़्यादा की जाती है, तो कहाँ भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिसकी वजह से डाइवोर्स रेशो है बहुत ज़्यादा हो रही है? अच्छा देखिए, जिस चीज़ की जैसा स्टार्ट होगा ना उसका एंड भी वैसा ही होगा। अगर तो आपका स्टार्ट ही बहुत वीक है और डिमांड्स पे स्टार्ट है तो यू नो उसका एंड फिर आपको पता चल जाता है कि एंड को इतना अच्छा नहीं होगा इसका, है ना। लेकिन अगर आपका स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग से है, यू नो आपने ग्रेजुअली चीज़ों को डेवलप किया है, अडॉप्ट किया है, अंडरस्टैंडिंग है, तो आहिस्ता आहिस्ता से उतना ही पेशेंस भी डेवलप हो जाता है आपके अंदर। अब हमारे यहाँ पे चट मंगनी पट ब्याह वाला सेटअप कुछ इस तरह है, अरेंज मैरिजेस कम होती जा रही हैं क्योंकि ड्यू टू को एजुकेशन यूजुअली जो है वो सेटलमेंट्स बच्चे खुद करते हैं। अब जो पसंद की शादियों में आपको पता है इमोशंस ज़्यादा होते हैं ना, रश कर रहे होते हैं। अब जो इमोशनली रश कर रहे होते हैं तो उनका क्विक डिसीजंस होते हैं कि बस मुझे ये पसंद है, ये मुझे चाहिए, मैंने करना है और अब मुझे इसके साथ नहीं रहना फौरन। अब उसमें ये होता है कि देखिए सबसे पहले तो सपोर्ट सिस्टम वीक हो गया उनका, क्योंकि बच्चे ने कह दिया कि मुझे ये चाहिए। अब उसके अंदर फैमिली सपोर्ट सिस्टम बिल्कुल ज़ीरो पे चला गया। उधर से लड़की की फैमिली ने भी कह दिया कि इट्स योर ओन डिसीजन, यू नो। तो एक सपोर्ट सिस्टम तो उनका स्टार्ट में ही वीक हो गया ना। अब उसके बाद जब एक फैंटेसी से वो जो प्रिंसेस वाली उससे निकल के एक प्रैक्टिकल लाइफ में जब वो आते हैं तो वो तो ज़िंदगी कुछ और है ना। उसके अंदर तो आपको कपड़ा, रोटी, मकान, फिर बच्चे फ़ौरन अगर आ गया, उसके खर्चे, फिर फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, यू नो। हम यहाँ पे जितना भी औरत को पढ़ ले, लिख ले, इंडिपेंडेंट हो जाएगी, दुनिया में कहीं पे भी चले जाएं, वो इवन द प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, जो खातून के साथ एक उसकी प्रायोरिटीज़ और उसकी क्वालिटीज़ अटैच्ड है ना, उसके घर से वो रहेंगी। और मेरा ख्याल है वही हमारी एक ब्यूटी भी है ना। मतलब एक प्राउड मदर या प्राउड वाइफ का इससे बेहतर एक आपको क्या मेडल मिलेगा कि अगर आपको कोई ये कहे कि शी इज़ अ वंडरफुल मदर, शी इज़ अ वंडरफुल वाइफ या शी इज़ वंडरफुल डॉटर। तो हम कुछ चीज़ें जो है ना हमारा स्टार्ट ही गलत है, इसीलिए डिवोर्स और ये जो खुला के रेशोज़ बढ़े कि हम लोगों ने समझा कि शायद डिग्री लेने से ये हो गया कि आई एम नाउ गुड इनफ एंड आई एम बियॉन्ड द समथिंग। अब लड़का जो है ना उसका, अब उसने भी घर में देखा होता है, जैसे माँ भी कुछ ओल्ड हो गई, बहनों की शादियाँ होंगी तो उसे एक सेट चाहिए घर, डिसिप्लिन। अब उसने क्लास वालों से शादी तो की है लेकिन ख्वाब उसके वही हैं, ब्रॉटअप उसका वही है कि उसके वालिद कैसे थे, उसके घर का माहौल क्या था। लड़की कहती है कि यू आर नॉट दैट सेम पर्सन, तुमने मेरे साथ गलत किया, तुमने धोखा दिया, तुमने मेरे से ज़्यादा हो गई, एक्स्ट्रा माइंड लेकर आती है ना, तो एक्स्ट्रा माइंड नहीं, यू नो। तो जो स्टार्ट है ना, स्टार्ट में ही जब आप गलत एक्सपेक्टेशंस रखते हैं तो फिर आपका एंड भी आपको पता होता है यही होगा। अब रेशोज़ इसलिए बढ़ रहे हैं कि लोगों के अंदर पेशेंस कम हो गया है। ख़वातीन में मतलब यूजली ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल लड़का लड़की मेरे पास आते हैं फॉर काउंसलिंग, किसी ने सजेस्ट किया तो मैं पहले उन्हें कहती हूँ कि पहले आप एक दूसरे को टाइम दें, स्टार्ट लिसनिंग ईच वन अदर्स, ठीक है। अब जब हम सुनते नहीं हैं दूसरों को भी। अब हमारे यहाँ पे क्या होता है अनफॉर्चुनेटली, अगर वो तो किसी कंसल्टेंसी और किसी वकील से मिलाएं तो उनका एक अपना स्टाइल है, उनका ये होता है कि जी 4 साल बाद आप हमारे पास दोबारा आएंगे। तो लड़कियाँ सोचती हैं यार 4 साल, मतलब लड़का कहता है यार 4 साल मैं वेस्ट कर दूँ विद दिस लेडी, विद दिस गाय, वी हैव टू फिनिश दिस, व्हाई आई एम वेस्टिंग माई करियर, यू नो। करियर का जो है लोगों को ये नहीं पता, जनरेशन को, करियर तो आपका बेसिकली समथिंग विद द स्टेबिलिटी ऑफ योर लाइफ, हाउ मच यू आर सक्सेसफुल विद योर पार्टनर, हाउ मच यू आर हैप्पी विद योर लाइफ, दिस इज़ योर करियर बेसिकली ना। फिर ही तो आपने आगे ग्रो करना है। अब क्विटिंग द मैरिजेस एंड द क्विटिंग द रिलेशनशिप इज़ नॉट सपोर्ट यू इन योर करियर। बच्चों को ये चीज़ आइडिया नहीं है। अब जब हमारे पास आते हैं तो उनमें पेशेंस नहीं होता। अब उसमें क्या होता है, क्योंकि स्टार्ट फैंटेसी से हुआ होता है और पेरेंट्स की तो सपोर्ट है ही नहीं। जी हमने तो पहले ही कहा था, असी तो पहले ही क्या सी नहीं चलना, असी तो पहले ही क्या सी, वी वर नॉट हैप्पी विद दिस कपल। अब उसके अंदर वो ये होता है कि जब दे स्टार्ट लिस्टिंग टू ईच अदर तो उसके अंदर फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी कोई जो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही होती, वजूद ही नहीं होता, यू नो। कि आप लेट आए, आपने बात नहीं सुनी, तुमने अपनी माँ की सुनी, तुमने अपने भाई की सुनी। गर्ल्स के साथ एक जो मैं गर्ल्स को हमेशा ये कहूँगी, इट्स एन ओपन फोरम, कि ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू योर पार्टनर,
यू नो योर हस्बैंड ऑयल मतलब वो स्टेबल है भी या नहीं है, हमेशा छोटी छोटी सी बातें जब वो अपनी फैमिली से करती हैं तो इट्स वेरी नेचुरल कि उनके पेरेंट्स की बड़ी अटैचमेंट होती है। यू नो आपके 3 बेटियां हो या 1 बेटी हो या 4 हो, पेरेंट्स नेचुरली बड़े अटैच्ड होते हैं। तो वो जब सुनते हैं ना कि यार बच्ची हमारी अभी तो उसने ग्रेजुएशन किया, तो अभी वो लड़का ये कह रहा है, ये अभी घर में ये छोड़ दो, विल सी, देखेंगे, पेरेंट्स के अंदर वो इमोशनली उनको रिप्लाई कर रहे होते हैं। गर्ल्स को चाहिए कि पहला जो 3 साल है ना वो एक दूसरे को, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों स्पेशली, वो दें। फर्स्ट 3 इयर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रूशल होते हैं, जिसके अंदर आप एकदम से अगर तो आपका मतलब फैमिली बढ़ गई, एक आधा फैमिली मेम्बर और आ गया तो ज़्यादा क्रूशल हो गई, और अगर नहीं आया तो उसमें आप एक फर्स्ट 3 इयर्स अगर आपने एक दूसरे को समझ लिया, सुन लिया, तो बाकी का टाइम ये होगा कि फिर एटलीस्ट जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो आप पे इफेक्ट नहीं करेगा। आप देखिए जितनी भी डिवोर्स और खुला के जो इश्यूज़ हैं वो यूजुअली अर्ली 5 इयर्स में सामने आते हैं, क्योंकि पेशेंस नहीं होता, एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती हैं और आपको लगता है यार हम एडजस्ट नहीं करेंगे। इट्स अ मतलब डिसीजन ही रॉन्ग था। लेकिन ये भी होता है कि बच्चियां घर से आजकल स्टडी जब ले रही होती हैं तो मदर्स कहती भी हैं कि आप कुछ सीख लो जो नॉर्मल वर्किंग होती हैं, तो लड़की कहती नहीं नहीं मामा बहुत टाइम पड़ा है, बहुत टाइम पड़ा। अचानक से अगर वो लव मैरिज में चली जाती हैं तो वो टाइम बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, फिर वो प्रॉपर जल्दी से शादी कर लेती हैं। ये जो रेशो बढ़ रही है वो इस बेसिक पे भी होती है कि वो अपने माइंड को रेडी नहीं करती हैं कि हम लोगों को अगली लाइफ में अपने हस्बैंड को संभालना, उसके घर को संभालना। ऑलरेडी वो एक घर होता है तो घर को तो घर रखना है, तो वो जब घर को घर नहीं रखते तो वो हस्बैंड बाहर जाते, उसका तो काम ही है अपने बिजनेस पे जाना, पैसा लाना, उसने तो दे देना कि आप इसको मैनेज करो। अगर हस्बैंड एंड वाइफ ना, ये मसला इन दोनों के दरमियान ही है और इन दोनों को ही हल करना है। दोनों को ही हल करना है। पीपल कम टू मी कि अच्छा मैं उसकी मदर हूँ, तो मैं ये कहती हूँ नहीं, आप बेटी आके बात करे, क्योंकि देखिए मसला हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान है। जैसे मर्द जो है अगर 9 to 5 काम करता है तो उसको भी उसी तरह अप्रिसिएशन चाहिए। ट्रस्ट मी कि अभी जब शादियां होती हैं, पहले तो ये सिस्टम नहीं था, अब लड़की जैसे शादी होती है तो मोबाइल उनके हैंड पे होता है और जैसे ही वो अपने रूम में बैठती है तो माँ फ़ोन कर रही थी, रो तो नहीं रही, ये जबकि रॉन्ग है। इट्स टू रॉन्ग, इट्स टू रॉन्ग। आप अपनी बेटी को छोड़ दें, वो आपने जाके एडजस्ट करना, आप उसको छोड़ दें, ये उसका टाइम अब आपका नहीं है। अगर आप उसको तसल्ली दोगी तो उसकी जो मदर इन लॉ है तो वो क्या करेगी। रुबीना जी, जब आप रिश्ते करवाती हैं, जब एक बेटी वाले आते हैं तो आप लड़के को जब सिलेक्ट करती हैं कि हाँ ये इसके लिए परफेक्ट होगा, तो इन्वेस्टिगेट करती हैं पहले कि ये लड़का बिल्कुल कहाँ काम कर रहा है। जी, मुझे जब वो आते हैं तो वो मैं उनकी प्रोफाइल ले लेती हूँ, ऑलरेडी मैं सारी उनसे नहीं, वो तो अच्छा सा लिख के देंगे ना, वो मैं नहीं वो नहीं वो तो कर देते ना, वो अपना सब कुछ तो इतने रॉन्ग है कि रेंट पे रहती हैं तो ऑन हाउस बताते हैं। पकड़े ऐसे लोग आपने? बहुत सारे ऐसे हैं, और कुछ ऐसे कि जॉबलेस होते हैं और वो हैवी जॉब बताते हैं। कुछ ऐसे मैरिड होते हैं, अनमैरिड बताते हैं, कुछ नॉन एजुकेटेड होते हैं और बहुत सारी अपनी यूनिवर्सिटीज़ तक बता देते हैं। स्टार्ट ही रॉन्ग हो गया ना, स्टार्ट रॉन्ग होता है, स्टार्ट रॉन्ग एंड देन कि ये वो सारा सिस्टम उनकी मदर करवा रही होती है। जो मैंने चीज़ें नोट की हैं, अगर मदर के ये मेरा बेटा है, इतना पढ़ा इतना, तो उसके लिए परफेक्ट मैच हो सकता है, बिकॉज कि एक वो सही राइट वे पे चल रहा है, आप उसको रॉन्ग वे से चलवा रहे हैं और फिर वो रॉन्ग उसके साथ तो स्टार्ट ही हो गया ना। और सेकेंडली फिर मैं उसी इन्फॉर्मेशन को अपने पास रखती हूँ, अपने मैं वर्कर से कहती हूँ जस्ट ये नेम एंड एड्रेस है, आप मुझे इसको सारा कुछ ला के इन्वेस्टिगेट होती रुबीना जी, है, वो तो सब चीज़ें मैच करती हूँ मैं। आप तो जैसे माशाल्लाह से इन्वेस्टिगेट करवा लेती हैं। जी। अक्सर जो लोग रिश्ते करवा रहे होते हैं वो कहते हैं एक बार रिश्ता हो जाए ठीक है, वो लोग खुद ही नहीं बता रहे होते कि हाँ ये मैरिड है, अनमैरिड है, क्या प्रॉब्लम्स है। मैंने बहुत ऐसे ट्रस्ट में कि ऐसे मेरे पास बहुत सारे केसेस आते हैं जिसमें ये आम गली मोहल्ले की जो मैरिज करवाती हैं, इन्होंने फॉरेन से लड़का यहाँ पे दुबई में है, उसकी 2.5 लाख सैलरी है, और जो नॉर्मल मेजोरिटी की FA पढ़ी लड़कियाँ सिंपलैरिटीज़ में होती हैं, मदर बिल्कुल नॉन एजुकेटेड होती हैं, फादर कहते हैं हम तो नॉर्मल लोग हैं, हमें चलो ये इतना हैवी प्रपोजल आ रहा है, तो जल्दी वो फिर ये करती हैं कि वो कहती हैं आप कुछ ना करें, बस आप जल्दी शादी कर दें, जल्दी। अब वो क्या करती हैं, डायरेक्टली निकाह करवाती हैं, डायरेक्टली। और ये इट्स टू रॉन्ग। मैं सबसे ये मैसेज देती हूँ, खुदारा ऐसा मत करें। लड़कियां घर बैठे, अभी वो गई भी नहीं होती, डिवोर्स लेती हैं, जब डिवोर्स होती हैं और उसके बाद जब वो सेकंड प्रपोजल पे आती है तो लोग कहते हैं ऑब्वियसली इसकी ये तलाक। बिल्कुल
बिल्कुल। ज़ेब से भी पूछना ईगो चाहूँगी, ही तो माशाल्लाह सब से मैरिड सारा है, सिस्टम जी, ऑफ कर माशाल्लाह, रहा है। बच्चे भी हैं, जी, लव माशाल्लाह। मैरिज हुई? नहीं जी, अरेंज्ड मैरिज थी बट कन्वर्टेड इनटू अ Total? लव मैरिज। मेरी कज़न है तो अच्छा। मैं जानता था ऑब्वियसली, वो बाहर थी, इंग्लैंड में थी, तो कम मुलाकात थी, लेकिन ये कि जानता था, पता था प्यारी लड़की है, बस ठीक है, उसके हाथ से था। तो जब पेरेंट्स ने सुन कहा रही है, खुश होंगी। हाँ जी बिल्कुल, देखिए मैंने खाना खाना है रात को, बिल्कुल, और घर भी वापस जाना है जी। वापस भी जाना है मैंने, तो नहीं, लेकिन ऑन अ जेन्युइन नोट मुझे वो पसंद थी। फिर उस लिहाज से पसंद थी कि जी अच्छी लड़की है। फिर जब रिश्ते की बात हुई तो मैंने कहा जी 100 बिस्मिल्लाह। खुशी खुशी हर खुशी, तरफ। परफेक्ट विन विन बच्चे सिचुएशन। कितने हैं? मेरे 2 हैं जी माशाल्लाह, एक बड़ी बेटी है अनीसा और छोटा अयान है। तो आप अपनी मिसेस को सुनते हैं जब उन्हें कोई प्रॉब्लम हो आपसे, या कोई मसला छोटा मोटा हो जाता है ना घर में, तो जी। सुनते हैं उन्हें? अच्छा, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मैं क्योंकि एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा बंदा हूँ, और फौज में होने की वजह से तो बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि फट्टे की तरह जाके मुझे तो बल्कि बेगम कहती है हर जगह ना बच जाया करें। बिल्कुल। कुछ सोच लिया करें यार। तो वो, लेकिन मैं ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, बोलते हुए जो दिल में आता है बोलता हूँ। तो इनिशियली नहीं जी, प्रॉब्लम ये मेरा भी था, और एक्चुअली डॉक्टर साहबा कह रही थी मैं बहुत रिलेट कर रहा था अपने साथ, और जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन की बात कर रहा था वो एक्चुअली मैं अपने पे अप्लाई कर रहा था। और मैं सोच रहा था वाकई मैं पहले कम्युनिकेट नहीं करता था, क्योंकि एक फौजी मोड और ऊपर से और ये सर वाला मर्द, scene। पाकिस्तानी मर्द, एक्चुअली दिस इज द मेन रीजन, ये जो जी। मर्द होना हाँ कि लो जी मैं किस तरह माँ सुन की सकता तरफ हूँ, से ईगो। प्रॉपर एक फीड किया जा रहा नहीं, होता है। मेरी माँ बहुत अच्छी थी, वालदा बहुत अच्छी थी, उन्होंने बिल्कुल फीड नहीं किया अगर था। आप देखें वो तो generally। हमेशा मेरी वाइफ की साइड लेती थी, जब तक अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम दे। वो हमेशा मेरी, बल्कि उनसे मैं कहता था कि मेरी बात सुने, आप मेरी माँ हैं कि उसकी माँ है। तो बट वो शी ऑलवेज यूज्ड टू साइड विद माय वाइफ। लेकिन अब जनरल अगर आप देखें ना, तो जितने Generally, भी हाँ जी। ज़्यादा, जी, रिलेशनशिप generally, ब्रेकअप हैं, यकीनन। उनकी रीजंस लेकिन डॉक्टर फैमिलीज साहिबा, होती हैं। आजकल लड़कियां भी अपने हस्बैंड के पेरेंट्स के साथ नहीं रहना चाहती, बहुत ये हाई भी हो गया प्रॉब्लम्स लड़कियों हैं। के मूड। पहले वो अब पूछते हैं कि सिर्फ जी ये नहीं हाँ, कहा जा सकता है कि साथ सास देंगे ससुर क्या ऐसे हैं, लगा। तो बहुत सी बहुएं भी ऐसी नो, हैं नो, जो नो, उनको लड़कियां साथ रखना ज़्यादा नहीं चाहती। attitude में आ ज़्यादातर। गई हैं, बहुत तो आपके पास attitude ऐसे केसेस भी आते होंगे यकीनन। अच्छा देखिए, मैं तो बिल्कुल भी ऐसा कोई बाइस कमेंट नहीं कर सकती एज अ प्रोफेशनल, यू नो, बट हम overall बात कर रहे हैं, हाँ, general it बात is, कर रहे हैं, मैं बताऊँ इट्स अ वॉइस वर्सा। मैं तो कभी भी ये कहती हूँ, देखिए सास ससुर कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि हमारे बेटे का घर ख़राब हो, क्योंकि वो जिस लड़की को बड़े ही प्राइड से ब्याह के लाते हैं, और मोस्ट मतलब आई एम वेरी मच लकी, मेरी सास ऐसी थी जो कहती हैं बड़ा अच्छा पहनो खाओ पियो, मैंने अच्छा मतलब चीज़ देखी, पॉजिटिव देखा, सराउंडिंग भी बहुत ज़्यादा। लेकिन होता क्या है कि जब स्टार्ट में ही मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती है ना हस्बैंड एंड वाइफ्स की, तो हमारी रॉन्ग शेयरिंग्स होती हैं, यू नो। बेटा माँ से दुख सुख करता है, ये क्या चीज़ है, मैं खुश नहीं हूँ। बेटी पेरेंट्स से करती है, तो पेरेंट्स को जो उस टाइम पे बेहतर लग रहा होता है ना, वो वही फीड करते हैं, यू नो, कि ठीक है फिर छोड़ दो, ठीक है फिर साइड ले लो, ठीक है फिर उसे भी कह दो। अब ये जो ठीक है पे, क्योंकि वो फॉर द टाइमिंग, फॉर एग्जांपल अगर मैं अभी आपसे लूँ कि मैं क्या करूँ, आपके जहन में जो आएगा मुझे समझाएंगी ना, तो उसमें क्या होगा कि वो लड़का आगे कम्युनिकेट करेगा। अब लड़की की अच्छा ही इज गेटिंग रॉन्ग फीडिंग, यू नो, शी इज एक्चुअली द लेडी जो कि हु इज स्पॉइलिंग अस, बायस्ड इंफॉर्मेशन आ रही है। बिल्कुल। तो इस ये तब आता है जब आपकी अपनी कम्युनिकेशन नहीं होती, जिसमें आप डिसाइड करें कि वी हैव टू सिट टुगेदर एंड फाइनलाइज द थिंग्स इन द रूम, नॉट आउट ऑफ द रूम। डॉक्टर साहिबा, पहले ऐसा होता था कि जब शादियां होती थी बेटियों की, तो कहा जाता था कि तुम्हारी डोली जा रही है, और जनाजा जनाजा आएगा। उठेगा, हाँ। तो उसी आज पे वो रहती भी बिल्कुल, थी। और आज जाते हुए कहते हैं कोई प्रॉब्लम हो तो फोन कर देना फौरन से, आ बात जाना, बिल्कुल हाँ। मत सुनना, अगर आज सुन लिया हाँ, तो सारी उम्र सारी उम्र सुनते सुन- रहोगे। अच्छा, दोनों स्टेटमेंट्स रॉन्ग है। एक तो वो जनाजे वाली के साथ नहीं नहीं, कहा जाता था, ऐसा होता था, जनरली तो I पुराने don't know, ज़माने में लेकिन वाकई कहा हम जाता सुनते था। थे हमेशा ये एक स्टेटमेंट अच्छा, पक्की वो होती भी थी। ये बात कभी होती भी थी कि किसी छोटी भी- मोटी बातें हों तो एडजस्ट करो, लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोगों ने उस वक्त भी बहुत ज्यादतियां की हैं। और उसका Exactly. मतलब यही कि- होता था। नहीं नहीं, हाँ, उस कि वक्त बर्दाश्त ये करो, वक्त लड़कियों बर्दाश्त। को उन्होंने फिर मौका ही नहीं दिया था कि अगर उनके साथ रॉन्ग हो रहा है तो वो उन्हें वापस देखिए, इट इज बुलाएं। ये नॉट भी अ हुआ। मैटर ऑफ, यू नो, कि आपने बस दिस रिलेशन शिप इज सच अ ब्यूटीफुल रिलेशन। दुनिया का अगर सबसे कोई खूबसूरत रिश्ता है तो मियाँ बीवी का है। दुनिया में पहला रिश्ता कौन सा था? मियाँ बीवी का था, यू नो। बिल्कुल। माँ बच्चे का भी नहीं था, पहला मियाँ बीवी का ही रिश्ता था, और सबसे खूबसूरत है। आप एक दूसरे का लिबास भी हैं। अपने मज़हब में अगर हम देखें तो कितना ज़्यादा इसको एक्सप्लोर करें तो हमें तो कहीं जाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं। ऐसे ही है। ये वो रिश्ता है जहाँ पे आके आपका लाइक मतलब सच अ सूदिंग इफेक्ट ना, अगर आप फील करें तो अगर आप ये कहें कि तुमने मर के आना, तो इसका ये मतलब ये है कि यू आर मतलब यू आर वो एक बात होती थी। आई गॉट योर पॉइंट कि हाँ ये है। उसमें भी ये हुआ कि फिर लोगों ने उस चीज़ को बहुत ज़्यादा से रॉन्ग परसीव किया, और जितने भी हमारे यहाँ पे क्रिमिनल एक्ट्स हुए रूरल वो इसी वजह एरियाज से में, वो दैट वाज अ स्पेसिफिक रीज़न। प्रॉब्लम पता क्या है, ना तो हमने बेटियों को, जैसे मेरी भी बेटी है, ना तो हमने ये कहना है
कि तुमने बर्दाश्त करना है, ना ही हमने ये कहना है कि फ़ौरन कॉल करो। देखिए, हमने उनको एक अच्छा इंसान बनाना है ना। यू हैव टू बी अ गुड मदर, यू हैव टू बी अ गुड वाइफ, यू हैव टू बी अ वंडरफुल वुमन, ठीक है। उसके अंदर यू हैव टू सर्वाइव। आपको अब बच्ची को इस तरह ब्रॉटअप करो, और ब्रॉटअप क्या करना होता है एक्चुअली, तो बच्ची आपका कोई आपका शेडो होती है। आप जैसे प्रेजेंट करें, आप जैसे आपका रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ, जो वाइफ्स अपने हस्बैंड्स को बहुत रिस्पेक्ट देती हैं, देखिए क्लैशेस और कन्फ्लिक्ट्स घर में होते हैं, हर घर में तो होते वो हैं। बच्ची डेफिनेटली अपने हस्बैंड को वो रिस्पेक्ट देगी। बट अगर आप अपने मियाँ को रिस्पेक्ट नहीं देती या अपने इन लॉज को, तो आपको पता है कि अनकॉन्शियसली वो बच्ची ऑब्जॉर्व कर रही है वो बिहेवियर, और उसके बाद फिर आप ये कहें कि बेटा मैं अब आपको ये कह रही हूँ कि यू हैव टू सर्वाइव, तो वो चाहते हुए भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि ऐसे। जो अनकॉन्शियसली ऑब्जर्वेशन है उसकी और जो एब्जॉर्ब किया उसने, वो उसके सामने आएगा। So, बिल्कुल। कितनी मदर्स के साथ रॉन्ग होता है, उनके हस्बैंड उनके साथ सही नहीं चलते जी, हैं। अब देखें ना, हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि बच्ची जो देखेगी वही अपने हस्बैंड को देगी, ये भी इट्स टू रॉन्ग। मैं समझती हूँ, आई एम सो सॉरी, मैंने इतने घर देखे हैं जहाँ हस्बैंड अपनी वाइफ को छोड़ के दूसरी वाइफ को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान रुबीना में जी, ये एक issues बड़ा है। इशू है, ये इस बारे में भी हम बात करेंगे, ये काफी issue है। सीरियस बातें हो रही हैं। हाँ। मैं चाहूंगी अच्छा, आप जैसा- कुछ सुना दीजिए हाँ, ताकि चलिए, थोड़ा मैं ताकि माँ- थोड़ा ताकि अच्छा हाँ, हो बहुत थोड़ा जाए, सा। बिल्कुल। मैं टेक्निकली विल टेल यू द रीजन ऑफ दिस, ये जो इनफिडेलिटी का कि एक जो मैंने बहुत इस पे concept है ये आपको। वो एक पॉइंट है कि जो हमारी खवातीन के साथ जब होता है तो उनकी बच्चियाँ लेकिन बल्कि इसमें मदर भी- के साथ सपोर्ट करती हैं, वो रोती भी हैं कि मम्मा किससे आप लाइफ गुजारती हो, क्यों गुजारती हो, जबकि ये तो सही नहीं है, ये रॉन्ग है देखिए, ये कि पापा social आपको issues हैं। टाइम देने की रुबीना जी, बजाय इसमें ये दूसरों भी को होता है देते कि हैं। कुछ मदर्स या ख्वातीन इसलिए भी रुक जाती हैं अपने बच्चों के वजह अपने से। बच्चों के ज्यादातर Right, ख्वातीन औरत- का जवाब औरत यही को है। compromise मोस्ट ऑफ द करती है। केसेस में अगर मैं आपको प्रैक्टिकल, सॉरी आई एम टेकिंग हाँ, 1 मिनट, कि हाँ। मैं अगर अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो इनफिडेलिटीज़ के तो बहुत हाई रेशो जा रहे हैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे RSC पे कि ना। उसकी रीजंस में अगर आप बुरा ना महसूस करें तो हम खवातीन का ज़्यादा कसूर ज़्यादा है, होता है। क्योंकि हम लोग चीज़ों को टैकल नहीं करते। मेरे ख्याल में तो मैं ये हम समझती हूँ अपडेट कि अपने आप को- हस्बैंड जो होते हैं ना, कुछ तो वाकई में हमारी मेजॉरिटी में जो अच्छे हस्बैंड हैं वो अपनी वाइफ को प्रॉपर हर एक हकूक़ देते हैं, जो अल्लाह ताला की तरफ से भी है, वाइफ भी देती हैं। बट ऐसे भी रॉन्ग हैं कि जो गलत सोसाइटी में जब स्टार्ट करते हैं तो वो जाना शुरू कर देते हैं, या वो समझते ही नहीं है देयर आर सो मेनी रीजंस, Many एक reasons. सोशली कल्चरली Social. भी है, दूसरा और जो वो किसी खवातीन को फिर का बताते भी नहीं है और वो खतून- एक्सेप्ट भी नहीं करते कि वो ये रॉन्ग कर रहे हैं। खवातीन का सबसे बड़ा इशू ये है कि वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करती हैं। वो समझती हैं कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, दैट्स इट, मेरा तो यही घर है, यू नो, जबकि मर्द का एक्सपोजर ज़्यादा है। आजकल की खवातीन अगर चाहती हैं कि देयर शुड बी लाइक कि उनका शौहर उनका ही रहे, तो उनको भी टाइम के साथ अपने आप को अपग्रेड करने की डॉक्टर ज़रूरत है। साहिबा इस बारे में बात करेंगे। मैं चाहूंगी हम थोड़ा एनवायरनमेंट को चेंज करें और गाना सुन लें। Please, सुरीली आवाज़ सुने। बिल्कुल। थैंक मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया, मेरे रश के कमर। आँख में थी हया हर मुलाकात पर, सुर्ख आरिज हुए वसल की बात पर, सुर्ख आरिज हुए वसल की बात पर, उसने शर्मा के मेरे सवालात पे, उसने शर्मा के मेरे सवालात पे, ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया, मेरे रश के कमरे। निसा सा 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 निसा, निसा सा 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 निसा, बेहिजाबाना वो सामने आ गए, और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई,
से, आंख उनकी लड़ी यूं मेरी आंख से, देख कर ये लड़ाई मजा आ गया मेरे रश के कमर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। मेहताब, शादी की बात हो रही थी तो मैं आपसे भी पूछूं, आप मैरिड हैं? जी यस। अच्छा, तो पसंद की शादी हुई? नहीं, अरेंज। टोटल अरेंज? जी। अम्मी अब्बा की पसंद की? जी। कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। लड़ाइयाँ होती हैं बेचारी। हाँ, बड़ा आपने सोच के कहा है वैसे। अच्छी चल रही है। नहीं, अच्छी चल रही है माशाल्लाह। स्टार्ट में कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आती थी कि समझने में, या होता है ना कि वही वाली बात कि मैं बात क्यों करूं? ये तो खुद ही अरेंज करना पड़ता है अगर इंसान Very well हाँ, said. बिल्कुल, चाहे very तो nice। If you बिगाड़ want to सकते हैं। continue, जी, you जी, have to manage. तो मेहताब Compromise पे करना। Compromise. अपनी बीवी के लिए भी गाने लिखते हैं कि मैं ये गाना आपके लिए गाया है। जी जी बिल्कुल, उनके लिए भी ज़ाहिर आज बात है आपने जिस क्या तरह किया? उन्होंने आज कहा, आपने- सुनाना था ना, जिस फिर तरह आपने उन्होंने कहा कि शाम को खाना खाना जाके तो इसी तरह डेडिकेट करना पड़ता है। देखिए आज आपको आप पे लाजिम है कि आप शो में जाने से पहले कह के जाएं कि बेगम ये वाला गाना तुम्हारे लिए था। जी जी बिल्कुल। बिल्कुल। फिर आपको और- अच्छा खाना मिलेगा। बिल्कुल। जी, जी, औरंगजेब बिल्कुल। की तरफ आएंगे। औरंगजेब, एक्टिंग, मॉडलिंग की पहला ऑडिशन कैसा रहा? प्रेशर था? क्या फील हो रहा था? या वैसे ही खड़े हो गए आर्मी ऑफिसर की तरफ कि मैं तो आ गया हूँ, करवाएं अब नहीं, एक्टिंग बड़ा और मॉडलिंग उससे? नहीं, एक्चुअली बड़ा नेचुरल सा था बिकॉज अच्छा। पहला सेगमेंट एक्चुअली मैंने एक्टिंग का किया था, मॉडलिंग उसके बाद स्टार्ट की थी। अच्छा, पहले एक्टिंग की? पहले एक्टिंग की, फिर उसके बाद मैंने मॉडलिंग स्टार्ट की थी। और मिस्टर एहसन वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि मैंने एक अपना क्लिप भेजा, मोबाइल से बना के भेजा, और वो कहीं से घूमता घुमाता एमडी प्रोडक्शन वालों के पास पहुंचा। तो उनके क्रिएटिव हेड का मुझे मैसेज आया कि भैया आप कॉल करें, आपको तो पिछले महीने से ढूंढ रहे हैं। तो फिर खैर मैंने कांटेक्ट किया। फिर वो मिस्टर एहसन तालिश का ड्रामा था, उसके लिए बेसिकली वो बुला रहे थे, तो उसके लिए आई एक्टेड। तो वेंट वेरी वेल, बड़ा अच्छा रहा। बल्कि उन्होंने फिर मुझे कहा कि यू नो आप पहले आपने सीखा हुआ है? मैंने कहा जी नहीं, मैं तो फौजी बंदा हूँ। मैंने तो पहला सवाल ये नहीं आया कि आर्मी ऑफिसर एक्टिंग मतलब क्या हो गया है? हाँ जी बिल्कुल आया। और मैंने कहा जी बस वो अब यही तो दिखाना है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, कि बिकॉज बहुत कंट्रास्ट है दोनों चीज़ों का ना, फौज और मीडिया, बहुत शार्प कंट्रास्ट है। तो वही मैंने कहा कि जी यही तो दिखाना है कि कर तो सकता हूँ। सेट पे कैसे रहते थे कि टाइम से पहुंच जाना? अभी कोई नहीं आया लेकिन आप अपने सेट पे पहुंच गए अपने रोल करने के लिए कि भाई मैं तो आ गया हूँ, आप सब लोग भी आ जाएं वहाँ वो पे। जी वो सारे इतने डेडिकेटेड लोग थे कि वो मुझे उन्होंने मौका ही नहीं दिया उस तरह का, बिकॉज वो एवरीबडी वाज बैंग ऑन टाइम और हर चीज़ सिस्टमैटिक बड़े तरीके से थी। तो वो तो मुझे मौका ही नहीं मिला इस तरह कहने का। तो और सेट पे भी इतना मज़ा था, सब लोग इतना अच्छी तरह से था, मुझे भी फील नहीं हुआ एक्चुअली। कभी अपने कोलीग्स को फ़ोन करके नहीं कहा यार आज बड़ा मज़ा आ रहा है एक्टिंग मैंने तो में? वहाँ से आपको मैं पहले ही बता था, मुझे तो सेल्फियों का बड़ा शौक है जी। मैंने तो वहाँ से ठक सेल्फियाँ ले लेके मैंने सबको भेजी कि देखो, मैं सेट पे बैठा आप लोग हूँ। कहाँ एक्सरसाइज कर रहे हाँ, हैं, तुम लोग- कोर्स पे जा रहे हैं, ये देखो मैं कितना मज़ा कर रहा हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद फर्स्ट टाइम देखा कोई आर्मी के ऑफिसर इस यानी कि मॉडलिंग में आए और वो बहुत खुश हो, हैप्पी हो, तो ये बहुत अच्छी बात है, बहुत थैंक यू जी। अप्रिशिएटेड वो असल में अप्रिशिएटेड बात है। जज़ाकल्लाह जी, बहुत मेहरबानी। मैं एक्चुअली ये फील करता हूँ कि इंसान कोई भी चीज़ करे करे। तो उसमें अपना फुल दे। जब तक मैं फ़ौज में था अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आर्मड कोर्स से हूँ और प्राइज्ड अपॉइंटमेंट्स पे रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आई हैड अ वंडरफुल टाइम, बहुत अच्छा आर्मर टाइम। कोर्स टैंक वाले लोग? जी टैंक्स वाले बिल्कुल। तो वो और उसकी भी सबसे मतलब अब मैं वो मेंशन नहीं करना चाहता, वो टेक्निकल चीज़ें हैं और रेजिमेंट्स के नाम अभी यहाँ पे मुनासिब शायद ना हो, लेकिन ये कि बेहतरीन रेजिमेंट्स में रहा हूँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह। करियर मेरा बहुत अच्छा था उस लिहाज से। कुछ इश्यूज़ थे जिनकी वजह से मैंने खुद छोड़ी थी, अर्ली रिटायरमेंट ले ली थी मैंने। उसके बाद हम लोग इंग्लैंड चले गए थे, कुछ वहाँ पे थे मसाइल, फिर खैर आगे वापस। लेकिन ये कि वहाँ पे जब तक उसमें था तो जितना बेस्ट अपना दे सकता था वो मैंने फ़ौज को दिया। तो अब इस फील्ड में हूँ या बाकी जो काम कर रहा हूँ उसमें अपना तरफ से जो इंसान बेस्ट होता है वो ज़रूर दे। तो औरंगजेब एक्टिंग में जो आपके कोलीग्स हैं जी। तो वो कहते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पाकिस्तान में माशाल्लाह से सब फ़ैन होती हैं ना आर्मी वालों की, लड़कियां स्पेशली, तो कहती नहीं थी औरंगजेब वाओ मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आर्मी वाले की, मतलब मुझे अच्छे लगते हैं आर्मी वाले, ऐसे कहती हैं? जी अच्छा लगता है सुन के यही है, सुन के अच्छा लगता आई थिंक अप्रिसिएशन हर किसी को चाहिए होती है, चाहे वो आपकी फैमिली से हो, चाहे फ्रेंड से हो, चाहे फ़ैन से हो। तो छोटा मोटा जो फ़ैन अभी हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा मैंने काम नहीं किया, मैंने आपको बताया इस साल ही शुरू किया। तो जो छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स किए हैं, जिस तरह कल मैं अलहमरा में कभी प्ले होने वाला तो उसके लिए मैं वहाँ पे पासेस लेने गया, तो वहाँ पे
कुछ लोग मुझे मैंने कहा वो आप औरंगजेब हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अच्छा रिकग्निशन। ने कहा अच्छा पहचान आपने रहे उसमें लोग। एक्टिंग की थी। वो एक मैंने NCA का एक प्रोजेक्ट किया था, तो उसमें एक्टिंग की थी। थिएटर भी करते हैं आप? जी थिएटर क्लासेस मैंने ली हैं, लेकिन अभी तक थिएटर किया नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल चीज़ वो है। वो भी इंशाल्लाह मैं करूँगा। अच्छा, मुश्किल है? बहुत मुश्किल है, बहुत डेडिकेशन चाहिए। अभी ये जो प्ले हो रहा है उसकी मैं वहाँ पे उसमें बहुत से मेरे जानने वाले हैं जो उसमें डायरेक्टर, जो प्रोड्यूसर, एक्टर्स, प्रोडक्शन टीम में मेरे बहुत ऑलमोस्ट सारे ही जानने वाले हैं। तो मैं उनको मिलने बेसिकली कल गया था अलहमरा में। वो खैर कल से स्टार्ट हो रहा है। तो वो पिछले 3 महीनों से नॉन स्टॉप मेहनत कर रहे हैं, 3 महीनों से। वेरी नाइस। तो दैट इज़ अ लॉट ऑफ डेडिकेशन और बहुत मेहनत, बहुत ज़्यादा है, टाइम देना बहुत पड़ता है टाइम इसमें। कंज्यूमिंग है। लेकिन फिर जब प्रोडक्ट आई थिंक वो मैं कह रहा था ना, जो अप्रिसिएशन है, जब आपको अप्रिसिएशन मिलती है तो वो जब आप स्टेज पे खड़े होकर आप काम करते हो और ताली बजती है ना, वो औरंगजेब जी, जो थिएटर के लोग होते हैं वो बेहतरीन एक्टर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि उन्होंने लाइव सब कुछ करना है। वहाँ पे गलती की गुंजाइश निश्चित है। वो वहीं पे सब कुछ उन्होंने करना है और वहीं पे उनको अप्रिसिएशन भी मिलनी है। और अगर गलती करेंगे तो वहीं पे वहीं पे लोग हूट भी criticize करेंगे भी कि करना ये शुरू हो क्या जाएंगे। कर दिया है, ये क्या कर रहे हो। बिल्कुल, तो वो ऐसे इसलिए ही। बहुत मुश्किल काम है, तो यकीनन। औरंगजेब की फेवरेट एक्ट्रेस कौन है देखिए आप जिनके साथ काम करना चाहेंगे? अभी मतलब आपको कॉल आ जाती है कि कल आप मूवी साइन कर रहे हैं और जो एक्ट्रेस है जो आपके साथ एज अ हीरोइन आएगी, तो वो आप अपनी पसंद से सिलेक्ट कर लीजिए, तो वो कौन होगी? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा मैंने रात को खाना खाना घर जाके ऐसे सवाल ना करें। मूवी के लिए, फिल्म के लिए, फिल्म के लिए। नहीं, हमारे आई थिंक बहुत अच्छी एक्ट्रेसेस हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अभी परे हट लव मैंने देखी, आई थिंक बहुत अच्छा काम था। आई थिंक जो हीरोइन है अमेजिंग काम कर रही हैं उनके साथ। आई थिंक आई वुड लाइक टू वर्क विद हर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सही हो गया। तो अब बात करते हैं, एक्टिंग तो हो गई, मॉडलिंग मुश्किल है ये एक्टिंग? दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन उनमें जो एक मेन चीज़ जो मैं कहूँगा कि जो एक मेन कंपोनेंट है वो है अपना कंफर्ट, अपना कॉन्फिडेंस, और जो पहले मैं कह रहा था अपने आप से प्यार। अपने आप से प्यार हाँ ज़रूरी जी, है। वो स्क्रीन पे नज़र आता है फिर कि अगर मैं घबराया हूँ और मैं परेशान हूँ और मैं कह रहा हूँ पता नहीं मैं अच्छा लग रहा हूँ कि नहीं, अगर आपके जहन में है ना कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं अच्छा लग रहा हूँ, आपका कॉन्फिडेंस अगर है तो वो फिर आपकी स्क्रीन पे नज़र आता है। तो मॉडलिंग भी मैंने खैर बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ। वो तो प्रोजेक्ट्स मैंने कुछ किए हैं, आपको जैसा मैंने पहले मेंशन किया, कुछ कमर्शियल्स मैंने किए हैं, कुछ फ़हद के साथ मैंने, फ़हद हुसैन के साथ मैंने मॉडलिंग की है उनके 2 प्रोजेक्ट्स में। गानों में हूँ, ज़ेब बंगिश का है, गुड्डी वांग उसमें हूँ, फिर अली सेठी का है। नए आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन से हैं जिन पे अभी काम कर रहे हैं आप? जी अभी कुछ हैं पाइपलाइन में, वो उन पे अभी काम चल रहा है। इंशाल्लाह अभी शूटिंग स्टार्ट होनी है। एक मिनी फिल्म है उसमें मैंने काम करना है, उसका स्क्रिप्ट अभी मैं रट्टा मार रहा हूँ। अच्छा औरंगजेब, आपसे मैं चाह रही हूँ कि मैं जल्दी जल्दी सब कुछ पूछ लूँ ना, जी। फौरन एक्टिंग का भी, मॉडलिंग का भी, और आर्मी की तरफ भी मैं साथ साथ आ रही हूँ कि जी। कभी कोई ऐसा वाकया आर्मी में जब आप थे माशाल्लाह से, तो होता है ना आप जाते हैं तो आपके सीनियर्स आपको तंग करते हैं, कोई ऐसा वाकया जो अभी तक आपको याद हो और आप बड़ा हंसते हो कि वाह क्या हुआ था मेरे साथ उस वक्त? मेरे तो इतने अच्छे सीनियर्स थे जी, उन्होंने कभी तंग नहीं किया। मैं था बड़ा, अपने जूनियर्स को तंग किया? नहीं अपने सीनियर्स को भी किया है। वो हम मॉर्निंग बड़ी स्पेशल देते हैं कि फास्टली अर्ली मॉर्निंग आप हाँ बिल्कुल जी, वो आई थिंक एक बिकॉज फ़ौज एक बहुत डिसिप्लिन्ड इदारा है। आई थिंक अगर मैं कहूँ कि हमारे कंट्री में छोड़ें, ओवरऑल पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन्ड एक इदारा है वो फ़ौज का है। हर कंट्री की, हर मुल्क की अपनी जो फ़ौज है वो सबसे डिसिप्लिन्ड है, तो वो बिल्कुल मैं आई थिंक सही कहूँगा। तो वो जो आप फरमा रही हैं सुबह जल्दी उठाने वाला, वो उसी का एक हिस्सा है कि आपने सुबह अपने टाइम के ऊपर पहुंचना है, आपने अपना काम शुरू करना है, आपको दिन का बता दिया गया है आपने क्या काम करने हैं, आपने उसी तरह से वो करने हैं। तो वो इसीलिए प्रोजेक्ट्स वगैरह जब मैं यहाँ पे भी करता हूँ तो मैं अपने टाइम से 5 मिनट पहले पहुँचा होता हूँ। मैं अगर कंस्ट्रक्शन करा रहा हूँ तो मेरे बंदों को पता है, मेरी टीम को, कि कल साहब ने पहुँच जाना है 5 मिनट पहले, ना पहुँचे तो फिर बेइज्जती भी करेंगे। फिर वो मेरा फ़ौजी मोड ऑन हो जाता है। मैं फिर हमेशा कहता हूँ मेरा फ़ौजी मोड ना ऑन करो। वेरी नाइस। तो अच्छा मैंने नोट किया है जो आर्मी के लोग होते हैं ना उन्हें सारी लैंग्वेज आ जाती है, मतलब उर्दू स्पेशली पश्तो भी ज़्यादा आ जाती है, सराइकी भी आ जाती है, तो आपकी अपनी लैंग्वेज कौन सी है बेसिकली? मैं जी वैसे तो हमारे बैकग्राउंड जो है वो हमारा गांव है, हमारे 2 गांव हैं। जेहलम साइड पे हमारे गांव है, वालदा पंजाबी हैं आप? जी पंजाबी हैं हम लोग।
तो लेकिन ये कि बहन भाई हम लोग सारे आपस में उर्दू बोलते थे, पेरेंट्स पंजाबी बोलते थे, तो सुन सुन के आती थी। फिर फ़ौज में जाके जब जवानों के साथ, बिकॉज़ आपने वही ज़बान बोलनी है जो उनको ज़्यादा समझ आ कंफर्टेबल जाए, है, ताकि बिल्कुल। वो उनको फ़ील हो कि हम इकट्ठे हैं। और हम इकट्ठे होते भी थे, मतलब जब एक्सरसाइज पे जा रहे तो इकट्ठे खा रहे हैं, एक ही जगह पे इकट्ठे बैठे हुए हैं। सियाचिन में भी मैंने सर्व किया तो वहाँ पे तो 8 लोग हैं इकट्ठे, उन्होंने बस रहना है। तो फिर वो पंजाबी बोल बोल के फिर अब तो ऐसी ठेठ पंजाबी, हर तरह की पंजाबी जी बड़ी। आप भी यहाँ पे आपको मैं सुनाऊँ तो आप तो कैसे मैनेज करते थे वहाँ? वेदर बहुत ज़्यादा हार्ड है, वहाँ पे रहना, सरवाइव करना, खाना खाना, कैसे टाइमिंग और किस तरह से मैनेज करते हैं? अगेन डिसिप्लिन, फ़ौज का डिसिप्लिन वहाँ पे काम आता है, बिकॉज वहाँ पे स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, जिनको SOPs कहते हैं, वो सेट पहले से की हुई होती हैं और आपने उन्हीं को फॉलो करना है। आप नहीं फॉलो करेंगे तो नुकसान फिर आपका है। तो वो सिस्टमेटिक तरीके से हर चीज़ होती थी। खाने का पता होता था किस तरह, ऑब्वियसली बिकॉज वहाँ तो बर्फ़ है जी, बिल्कुल। वहाँ पे तो 24/7 12 महीने बर्फ़ है। तो वो उसके अंदर सर्वाइव करने, इग्लूज़ होते हैं वहाँ पे फाइबर ग्लास के, तो उनके अंदर अपने SOPs करनी, बाहर निकलना है तो आपने पूरा हाई ऑल्टीट्यूड ड्रेस पहनना है, आपने उसमें जाना है, आपने जब चलना है तो क्रैम्पॉन्स पहनने हैं। वो अपनी हमारे ड्रिल्स होती हैं। सलाम है जी हमारी फ़ौज को, हम क्या कह बिल्कुल जी, सकते हैं? यकीनन। मैं बिल्कुल जी जज़ाकल्लाह, मैं यहाँ पे एक ये भी ऐड करूँगा कि हम लोग वही बात है, पॉइंट आउट करने में हम सबसे आगे होते हैं। यू नो, अगर आप इशारा यूँ हम जज करते हैं, हम यूँ उंगली करते हैं, हम रियलाइज़ नहीं करते कि 4 उंगलियाँ हमारी तरफ हैं। फ़ौज को जो लोग पॉइंट आउट करते हैं, मैं उनको भी कहूँगा कि एक दिन सियाचिन गुजार लेना या एक दिन वज़ीरिस्तान गुजारने लग पता जाए। वो अगर फ़ौज वहाँ पे है, वहाँ पे ये तो बहुत दूर की बात है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे ही वहीं पे गुजार लें। वही स्ट्रॉन्गनेस है ना। लोग ये बात करते हैं बजट की, लेकिन आप देखें वो बजट कहीं इस्तेमाल हो रहा है, नज़र आ रहा है। अगर इक्विपमेंट आ रहे हैं, अगर हमारा मिलिट्री इक्विपमेंट अगर मॉडर्नाइज है, अब कंपैटिबल हो रहा है हमारे जो भी दुश्मन अनासर हैं उनकी आंखों में आंख डाल के अगर हम बैठे हुए हैं तो किसी वजह से हैं, क्योंकि हम तैयार हैं। और एग्जेब, और जिन मुल्कों की दिफा स्ट्रॉन्ग नहीं होती ना, उनका हाल फ़लस्तीन जैसा होता है। तो हमें सलाम पेश करना चाहिए, क्योंकि हम चाह के भी ऐसे नहीं हो सकते। क्रिटिसाइज़ करना तो बहुत दूर की बात है। तो डॉक्टर साहिबा, सोशल मीडिया बड़ा यूज़ होता है, आप भी सोशल मीडिया पे होंगे यकीनन, फैंस हैं जी, कुछ बन रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मैं एक्चुअली, मेरा टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरी बेटी जो है ना बहुत पॉजिटिव है मेरे बारे में। उसने मेरा पहले जो प्रोफाइल था वो उसने प्राइवेट किया हुआ था कि बाबा आई डोंट वांट पीपल टू लुक, तो इस तरह का सीन था। तो उसको फिर मैंने कहा बेटा अब तो मैं मीडिया में आ गया, अल्लाह दा वास्ता मैंने करन दे मुझे फेमस होने दो मैंने करन दे, कोई फैंस बनने दे। तो जी शी इज़ इन A लेवल जी माशाल्लाह। तो वो अब उसने मुझे परमिशन दे दी है, तो मैंने उसको भी 6 महीने पहले उसको ओपन किया है। तो अब कुछ हाँ जी बनना शुरू हो गए हैं जी। तो इंस्टाग्राम मैसेज वगैरह आते हैं कि हम आपके फ़ैन हैं, लड़कियां या लड़के भी जी, बिकॉज हाँ जी, बिकॉज हाँ जी, फैंस के लिए मेरे ख्याल कोई जेंडर नहीं होती। जब आप मीडिया में हैं तो वो फिर आपके फैंस हैं, वो आपके काम को अगर पसंद कर रहे हैं तो वो फिर जिस तरह मेरे जो कमर्शियल्स वगैरह आए हैं या गाने, बिल्कुल। और आई थिंक अप्रिसिएशन इज़ गुड। आप अगलों को भी अप्रिशिएट करें, अगलों के काम को भी, और अगर आपको भी कोई अप्रिशिएट करता है तो उसकी कदर करें। आई थिंक ये बड़ा ज़रूरी है कि आप हाँ जी रिस्पेक्ट करें अगलों की भी बातचीत को। और बिल्कुल वो हाँ जी जो भी करते हो, तो अगर आप किसी पैशन से हो, मॉडलिंग से, एक्टिंग से या किसी से भी, तो वो आप लोगों के लिए करते हो ना, अपना आप दिखाते हो। तो अगर आपको अप्रिसिएशन नहीं होगा तो आपको मज़ा भी नहीं आता कि लोग ऐसे हैं। तो डॉक्टर साहिबा, आजकल सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा है, हमारे बच्चों में भी बहुत ज़्यादा, हम खुद भी बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे होते हैं। साइड इफ़ेक्ट क्या है, असरात क्या होते हैं बच्चों पे? नींद पूरी नहीं हो रही होती, सारी रात आप फ़ोन पे लगे होते हैं, फ्रेश नहीं होते, और इस बारे में बताइए। अच्छा, सोशल मीडिया देखें, बेसिकली तो इट्स अ वंडरफुल फोरम अगर आपको यूज़ करना आ गया है। अगर आपको पता चल गया है कि इसके मेरिट्स डिमेरिट्स, यूजेस अब्यूजेस क्या हैं, तो फिर तो इससे बेहतरीन फोरम कोई नहीं है। मतलब अब देखें, इट्स अ ग्लोबल वर्ल्ड ना, अब दुनिया आपके हाथ पे है, थोड़ी सी चीज़ है। मैं कल अपनी बेटी को एक कुछ करा रही थी, तो मैंने जस्ट उसको गूगल किया तो सारा कुछ मेरे सामने आ गया। तो अब होता क्या है कि हम लोगों ने सिर्फ चंद चीज़ों पे सिर्फ स्टॉक करना, सिर्फ लोगों को देखना, सिर्फ प्राइवेसी डिस्टर्ब करना, इंटरफेयर करना, यू नो, कुछ हम यहाँ पे फंस गए हैं। अगर यूथ को देखें तो उन्होंने टाइम मैनेज करना नहीं सीखा। यू नो, ऑल द टाइम दे आर लाइक कीप चेकिंग देयर व्हाट्सएप्स या इंस्टाग्राम्स हैं, हर चीज़ दे आर पोस्टिंग ऑन, जिसकी वजह से एंग्जाइटी भी ज़्यादा आ रही है। यू नो, इफ समबडी इज़ लाइक पोस्टिंग कि आई एम एट फलानी जगह पे हूँ एंड हैविंग दिस मच, तो वो बच्चे के अंदर फ़ौरन से ये चीज़ आएगा कि वाई आई एम नॉट देयर, जो कि बहुत कॉमन चीज़ आई है। कॉम्प्लेक्स आ जाता है, कॉम्प्लेक्सेस आ रही हैं। फिर चेक इन्स का जो आया बहुत ज़्यादा
फिर एक्सेसिव यूज़ ऑफ मीडिया जो है वो आपकी, क्योंकि रशिंग ऑफ योर ब्रेन, आप थॉट्स भी होती हैं बहुत ज़्यादा, हार्मोन केमिकल्स बहुत ज़्यादा आपके रश करते हैं, जिसकी वजह से आपके अंदर एग्रेसिवनेस भी आती है, हाइपर एक्टिविटी होती है आपके अंदर। बच्चों की बात मैं कर रही हूँ, उसके अंदर टायर्डनेस ज़्यादा जल्दी आ जाती है बच्चों में। बिल्कुल। इफ़ दे आर वॉचिंग कंटिन्यूसली, दे आर प्लेइंग गेम्स, तो उनके मूड के अंदर इरिटेबिलिटी आना इज क्वाइट नॉर्मल वगैरह आजकल बच्चे बहुत खेल रहे होते हैं। अच्छा, उसमें यह है कि हमने क्या किया है एज अ पेरेंट, अगर आप ऑब्जर्व करें तो हमने सिर्फ एक बच्चों से जान छुड़ाने के लिए ना उन्हें गैजेट पकड़ा देते हैं कि बस ये बिजी रहे ना। तो मैं अक्सर बड़ा कह रही होती हूँ, मुझे तो तंग नहीं करता, अपनी गेम्स खेलता रहता है, जिसकी वजह से आई साइट्स के साथ साथ बच्चे के मूड और बिहेवियर में बहुत अब्रप्ट चेंजेस आती हैं। या बच्चे ज़्यादा तंग करें तो हम फ़ोन दे देते हैं कि बेटा ये गेम खेल लो, हाँ, क्योंकि मैं बिजी हूँ, आप होते हैं वो इस चीज़ में अब एडजस्ट होते हैं। बन चुकी है एग्जैक्टली। अब उसमें स्क्रीन एडिक्शन बाकायदा से ऐसा लाइक अब तो टर्म है जो कि वो इसको इंक्लूड करें स्क्रीन एडिक्शन की। उसमें क्या आ रहा है कि बच्चों ने काम को प्रायोरिटाइज नहीं करना। जैसे अब इफ़ दे अलाउ सैटरडे संडेज़ में कि अगर आपने यूज़ करना है, जैसे मैंने भी अब टाइम सेट कुछ किया हुआ है, तो उसके अंदर ये है कि दे ऑल द टाइम वॉचिंग देयर वीडियोज़, देयर गेम्स। अच्छा, अब इसके अंदर दो चीज़ें हैं, एथिकल कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे जो है अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। अब वो चीज़ें भी आ रही हैं। एडिक्शन का क्यों ज़्यादा हो रहा है? कुछ ऐसी वीडियोस, ऐसी चीज़ें, ऐसे मैसेजेस, ऐसे एड्स बीच में आते हैं यू नो, जो कि 10 ईयर टू 16 ईयर का एक टाइम पीरियड होता है एज का, जो कि बहुत नाजुक होता है, जिसमें अट्रैक्ट नेगेटिविटी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है ना, बच्चे ज़्यादा जल्दी इंस्पायर होते साइन हैं। वर्डिंग होती है जी बिल्कुल। और वो साइन वर्डिंग बच्चा ऑलरेडी उसको पढ़ तो सकता है, चाहे वो उसको आगे अपने पेरेंट्स के होने की वजह से या किसी बड़ी के होने की वजह से वो उसको आगे क्रॉस करता है। बट ये होता है कि मैं भी चाहती हूँ कि ये तो मैसेज हम सब की तरफ से होना चाहिए। कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो ऑफ कर देनी चाहिए, ब्लॉक्ड होनी चाहिए, बिकॉज के अब और पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि आपका बच्चा लैपटॉप पे या फ़ोन पे क्या चीज़ और देख रहा है, मैंने check कर रहा है। इसके History बारे जरूर में check मैंने करें, बच्चे क्या देख रहे हैं। मैंने इसके बारे में मैसेज भी सुना था कि आप बच्चों को जब एक प्राइवेसी का रूम दे देते हैं, वो लॉक करके बैठा हुआ है, आपका बच्चा अनमैरिड है और आप समझते हैं वो स्टडी कर रहा है लैपटॉप या मोबाइल्स पे, तो ये मत करें। आप डोर ओपन रखें, अपने बच्चे को स्टडी करने दें, आप सामने रहें, आप बार बार उसके पास जाएं, आप बार बार लॉक की परमिशन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं आपको बताऊं, चीटिंग के बहुत सारे ऐसे तरीके हैं यू नो। आप आप ये कहें कि रूम लॉक ना करो, यानी आप जब तक बच्चों को एक्सप्लोर नहीं करेंगे ना, और जब तक आप उनसे बातचीत नहीं करेंगे, आप उन्हें बताएंगे नहीं कि वाई यू आर वॉचिंग दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट थिंग फॉर यू, बेटा आपके लिए ये नहीं है, यू कैन वॉच इट बट आफ्टर सम टाइम, ठीक है। उसमें ये होगा कि उसके अंदर जो क्यूरियोसिटी है ना वो कम हो बिल्कुल, मैं जाएगी। यही कहने लगी थी, अब जब ज़्यादा मना करते हैं तो भी बच्चे करना चाह रहे होते हैं। अब हमारे दौर में अगर आपको याद होगा तो तब इंटरनेट वगैरह तो चले गैजेट्स नहीं होते थे, लेकिन तब डाइजेस्ट नॉवल यू नो अखबारें, जहाँ इस तरह की चीज़ों के अंदर कुछ ऐसी स्टोरीज होती थी, बिल्कुल, जिसके अंदर भी पेरेंट कहते थे कि वाई यू आर रीडिंग सच थिंग्स ना, ये मटेरियल, ये नॉवल, ये डाइजेस्ट, दीज आर नॉट अलाउड। तो उसमें भी चेक था, बिकॉज आफ्टर 20 एज, ठीक है, आफ्टर तो 18 एज, तो बच्चे कहते हैं आफ्टर 14 एज ये सब कुछ हो। अब क्योंकि एजुकेशन इंटर बेस्ड है, बच्चे ने घर आना है, उसने अपना LMS चेक करना ही करना है। अब वो चेक करना है, अब उस काम के अंदर जो है वो कुछ ऐसी वीडियोस हैं, दे हैव टू वॉच दैट वीडियोस। अब क्या किया हुआ है जो यूरोपियन कंट्रीज़ है, क्योंकि दे आर आई मीन उनका सेटअप कुछ ऐसे, दे आर सेक्स फ्री कंट्रीज, दे डोंट बॉदर सच थिंग्स। हमारे यहाँ पे वो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो उसमें जब वो चीज़ें सर्च करते हैं, अब आप बच्चे के सर पे नहीं बैठ सकते कि डोंट वॉच दिस। आप उसको एड्रेस करें, आप उसको बताएं कि जब उसे मौका मिलेगा वो देखेगा, वो तब देखेगा। क्योंकि वो एक बात तो है ना, बच्चे को जिस जगह पे मना किए जब वो ज़रूर जाता है। और इससे भी ये होता है कि आप बच्चों को नॉर्मल रखो और ज़्यादा उनको ये आप बताओ कि ये चीज़ रॉन्ग है, ये राइट है और आपके लिए ही है। अभी आप थोड़ा टाइम स्पेंड करो और आप इसके निमल बदल कुछ ऐसा कर लो कि आपको डिस्टर्बिंग भी ना हो। जी, इस बारे में मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कह रहा था कि जी हाँ, कि कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में बच्चों को लिबर्टी ज़रूर देनी चाहिए, लेकिन कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में। जिस तरह अभी हम कह रहे थे कि जी उनको बताएं लॉक नहीं करना फ़ाइन, उनको बताएं कि जी ये गलत है, लेकिन चेक ज़रूर करें। कहें जी आई ट्रस्ट यू, बिल्कुल आई ट्रस्ट यू, बट चेक करना फिर भी ज़रूरी है। अगर बच्चे को कॉन्फिडेंस देना है कि चलो जी दुकान पे तुम जाओ, तुम लेके आओगे,
बच्चे को अकेला भेजें लेकिन साइड पे check खड़े भी होकर करें। देखें ज़रूर कि वो बिल्कुल। कितने जा रहे हैं। बिल्कुल। तो वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में चेक एंड बैलेंस बहुत ज़रूरी है एक बच्चों खास के लिए। एज तक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट उसमें ये चेक भी होता है ऑलरेडी, उसके बाद तो आपका ट्रस्ट और बच्चे का भी ट्रस्ट उसके ऊपर कंटिन्यू चलता है। तो वो अच्छा, one और time अगर होता है। बच्चे को आप ये बताएं कि इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के, मतलब जैसे मेरा बहुत, मतलब मेरी क्लाइंटेज बहुत ज़्यादा थ्रू सोशल मीडिया ही है, यू नो। अगर इसका पॉजिटिव अगर देखें तो पीपल नो अच्छा दीज आर द इश्यूज़ एंड इस तरह से डील हो सकता है, पहले ये चीज़ नहीं थी। तो पॉजिटिव अगर हम देखें तो इसके बहुत इफ़ेक्ट्स हैं। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स तब आते हैं व्हेन यू डोंट नो हाउ टू यूज़ योर दिस फोरम। लेकिन डॉक्टर साहिबा यहाँ पे एक बात करना चाहूँगी, हमारे यहाँ जनरेशन में, जो नई जनरेशन में ट्रस्ट इश्यूज़ बहुत ज़्यादा है। हम दूसरों पे ट्रस्ट नहीं कर पाते, फ्रेंड्स पे नहीं कर पाते, दोस्तों पे नहीं, क्लासरूम में नहीं हमारे साथ होता है। ट्रस्ट तो हर्ट हो रहा है सबसे ज़्यादा अभी जो जी। जा रहा है वक्त इसमें, इन टाइम इस वक्त। और सबसे ज़्यादा जो मैं समझती हूँ कि हम बच्चों पे ट्रस्ट करते तो ज़रूर हैं, बट बच्चे भी बहुत अच्छे जा रहे हैं। और लेकिन मीडिया में अब दो चीज़ें बहुत अवेयरनेस हो गई है, मेल फीमेल, गर्ल्स बॉयज़, ये अब देखिए प्रोडक्ट्स में भी आ गए, जबकि पहले ये चीज़ें नहीं थी। पहले ये एक प्रोडक्ट आई है, जस्ट एक प्रोडक्ट है, बट उसमें आप देखिए मेंस की अलग हो गई हैं, गर्ल्स क्या है, गर्ल्स क्या यूज़ करती हैं, बॉयज़ क्या यूज़ करते हैं, ये आप मीडिया बता रहा है, जबकि ये चीज़ें मैं समझती हूँ ये भी ठीक नहीं था। अच्छा, ट्रस्ट का जो मेन है बेसिकली इट्स अ लाइक फिनोमेना, इट्स लाइक आपका बेसिक, आपके जो हम फंडामेंटल्स हैं उनमें से एक जो है वो आपका किसी पे भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है। ट्रस्ट आप करते नहीं है, एक्चुअली अगला बंदा आपको देता है। वेरी ट्रू। तो ट्रस्ट में ये होता है कि इट्स अ म्यूचुअल, इट्स थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना। एट टाइम ये होता है कि गिव एंड टेक है। इफ़ यू आर जस्ट ट्रस्टिंग समवन तो अगला बंदा बेसिकली आपको दे रहा है। हम भी बता रहे होते हैं ट्रस्ट मत करना इस पे, ये चीट करेगा, हाँ, ये बिल्कुल। करेगी, पहले से हम खुद ज़हन में बता आ रहे होते हैं, जाता है। ज़हन बना रहे होते हैं लोगों का। उसमें ये होता है कि हम लोग कुछ हमारे कुछ अपने ऐसे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं या बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं जिनको लेके हम मतलब वो एक राय कायम कर लेते हैं कि यार कभी नेवर ट्रस्ट टू अ गर्ल या नेवर ट्रस्ट टू अ दिस गाय, दिस टाइप ऑफ गाय, यू नो। बिल्कुल। उसके अंदर फिर सारे ही रगड़ा जाता है। बिल्कुल। जब एग्जैक्टली, जबकि ट्रस्ट में ये होता है कि वंस यू, आपको ज़िंदगी में ट्रस्ट करना ज़रूर पड़ता है। और करना उसमें भी आप बच्चे को ये ना कहेंगे डोंट ट्रस्ट, आप उसे ये कहें बेटा डू ट्रस्ट, बट आप प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर एनी सिचुएशन। वो आपका ट्रस्ट, आप हर्ट भी होगे, रोक भी होगे, आप का कुछ भी होगा। सो प्रिपेयर योरसेल्फ। इसी के साथ मैं सबका थैंक यू करना चाहूँगी और इनसे आपका भी Thank you थैंक यू so सो much. मच। आपने Thank you. मज़े मज़े की बातें बताई, एक्टिंग की, मॉडलिंग की। मैम आपका भी बहुत शुक्रिया, you so डॉक्टर साहिबा much. आपका भी बहुत शुक्रिया और मेहताब आपका भी बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं चाहूँगी प्रोग्राम के एंड पे आप हमें अपना गाना ज़रूर सुनाइए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवानी हाँ। गड्डी तू मंगा दे, तेल मैं पवानी हाँ। जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहनी हाँ। जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहनी हाँ। तेनू प्यार हो गया मैनू सैयां कहंदियां, तेनू प्यार हो गया मैनू सैयां कहंदियां। जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहनी हाँ। जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहनी हाँ। गड्डी तू मंगा दे। लोकी समझान सच्चा प्यार नहीं लभदा, दुनिया दी भीड़ विच यार नहीं लभदा। लोकी समझान सच्चा प्यार नहीं लभदा, दुनिया दी भीड़ विच यार नहीं लभदा। दिल नहीं मनदा जदू तेनू वेंदी हाँ। दिल नहीं मनदा जदू तेनू वेंदी हाँ। जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदी हाँ। जे मैं तेरे कोल रवां ते मैं राजी रहंदी हाँ। गड्डी तू मंगा दे।
ਛੇੜਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾ ਤੇਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜਦੀਆਂ ਸਖੀਆਂ ਤੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸੋਹਣੀ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੈਨੂੰ ਵੇਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਦੇ ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਨੀ ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਦੇ ਤੇਲ ਮੈਂ ਪਵਾਨੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਸਈਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਵਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ਼ੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਗੱਡੀ